हेलो दोस्तों, नोवेल एडिट चैनल में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग स्टोरी एंजॉय करेंगे। क्लेन ने इस बार अजिक की कॉपर विसल को सीधे ग्रे फॉग के ऊपर नहीं लाया। उसने जो तरीका चुना वो वही था जो उसने पहले म्यूटेटेड सन सेक्रेड एम्बलम की डिविनेशन करते समय अपनाया था, यानी वस्तु की प्रोजेक्शन बनाओ और उसी प्रोजेक्शन पर डिविनेशन करो। हाँ, सटीकता थोड़ी कम हो जाती है, मतलब रेवलेशन पूरी तरह पक्की नहीं भी आ सकती, पर एक बड़ा फायदा मिलता है। असली वस्तु को ग्रे फॉग जैसी मध्यम परत से कोई नुकसान नहीं होता। और सच में क्लेन के दिमाग में ये बात थी कि अगर वह गलत ढंग से डिविनेशन करे तो परिणाम डेथ के कॉप्स या किसी सीक्वेंस जीरो गॉडहुड के अवशेष की तरफ इशारा कर सकता है, और ऐसे अवशेष बजर्कसी की एनवायरनमेंट बदलने की ताकत रखते हैं। खैर, इसलिए उसने निर्णय लिया विसल को असली दुनिया में ही छोड़कर प्रोजेक्शन पर ही काम करेगा। समझदारी भी है ना? अगर यो नो हो डेथ या ट्रू क्रिएटर किसी स्तर पर एक जैसे हों तो प्रिकॉशंस लेना जरूरी है। वो याद कर रहा था उस वक्त को जब उसने लिसनर से आए काले कान की उत्पत्ति का डिविनेशन की थी। उस सील्ड आर्टिफैक्ट ने ट्रू क्रिएटर की प्रतिक्रिया झेली थी और फिर टूटकर फिर से एक चाम बन गया था। इसलिए क्लेन थोड़े सतर्क थे। जो चीज़ खतरनाक लग सकती थी उसे असली हाथ लगवाना मूर्खता थी। तो वो आराम से प्रोजेक्शन और डिविनेशन स्टेटमेंट वाले कागज को हाथ में लिए कुर्सी पर थोड़ा पीछे झुका, आधी आंखें बंद और धीमे से क्याता हुआ मंत्र दोहराया। द रीजन फॉर दिस कॉपर विसल्स एबनॉर्मैलिटी टुडे। 7 बार मंत्र कहने के बाद वह सो गया और ड्रीम वर्ल्ड में चला गया। अब ड्रीम में जो दिखा वह कोई हल्की बात नहीं थी। क्लेन ने देखा एक अंधेरा उदास मौसोलियम, नीचे उतरती एक गहरी रंग की सीढ़ी और चारों तरफ खुले कॉफिन्स। हर कॉफिन में मृत शरीर पड़े थे और उनकी पीठ पर सफ़ेद पंख उगाई थी, पंख पर हल्का पीला तेल लगा हुआ। बस पहले ही मिनट में क्लेन को लगा ये जगह मुझे कहीं से परिचित लग रही है। हाथ पर रोंगटे, ठीक है। फिर उसने सड़ांध की गंध महसूस की और एक धीमी भारी सांस की आवाज़ आई, जैसे कहीं भीतर कोई धीरे धीरे सांस ले रहा हो। मौसोलियम का अंधेरा घना होता गया और अचानक रेविंग्स की आवाज़ें आईं। वे कॉफिन्स उठे और आधी सड़ी धुसी पीली चेहरों के साथ वे ड्रीम के बाहर झांकने लगे। क्लेन का दिल वो लिटरल रूप से धड़क कर ठहर गया। तभी ड्रीम टुकड़ों में बिखर गया और शून्य में विलीन हो गया। और आखिरी चीज़ जो उसने देखा, शीक ठीक है, थोड़ा क्रीपी, वो ये कि कॉप्सेस की पीठ पर पंखों के अलावा पतले मायावी काले ट्यूब्स उनके शरीर में धंसे हुए थे, जो मौसोलियम की गहराई की ओर जाती थी, और वहीं से एक असीम ठंडी भयानक काली धुंध निकल रही थी। अब ध्यान दीजिए, ये काली धुंध सांस ले रही लगती थी। और जैसे ही क्लेन ने ये सब देखा उसकी त्वचा फीकी पड़ने लगी, सड़ने लगी, मवाद निकलने लगा। उसके शरीर से सफ़ेद पंख उगने लगे। हाँ बिल्कुल, ड्रीम ने फिजिकल रिएक्शन भी करवा दिया और प्रोजेक्शन में रखा अजिक का विसल फटकर काली धुंध का गुच्छा बन गया। पूरा महल, मेज, कुर्सियां, सब कुछ रोजमर्रा की चीजें एकदम सड़कर फिर पंखों से ढक गईं। फिर जैसे ही मिस्टीरियस स्पेस ने हलचल की, चीजें वापस अपने स्थान पर लौट आईं, मानो कुछ हुआ ही ना हो। क्लेन गिर पड़ा, उठकर कुर्सी पर बैठा, गहरी सांस ली और सोचा यह क्या था। उसने कंपेयर किया ट्रू क्रिएटर और इटर्नल ब्लेजिंग सन से तो ये कमजोर था, पर मिस्टर दूर से ज्यादा शक्तिशाली लग रहा था, शायद इसलिए कि मिस्टर दूर निर्वासन और अलगाव में था, यानी पावर रेंज का रफ अंदाज लगाना, सियर साइज इंट्यूशन। क्लेन ने महसूस किया कि उसने जो देखा वह किसी चीज का डायरेक्ट दृश्य नहीं था, वरन ये किसी अवशेष या डेथ से जुड़ी चीज की तरफ संकेत कर रहा था। पर बात दिलचस्प तब हुई जब उसने नोटिस किया कि प्रोजेक्शन के टूटने के बाद उसी जगह पर एक मायावी काली धुंध बची हुई थी। क्लेन ने तुरंत अपने जंक पाइल से एक बैकअप पेपर एंजल निकाला और उसे काली धुंध पर रखा। जैसे ही दोनों टच में आए वे विलीन हो गए। पेपर फिगरीन काला पड़ गया, उसकी पीठ पर वही सफ़ेद पंख पैटर्न उभर आए। फिर एक सेकंड बाद वह वापस अपना मूल रूप ले लिया, बट ठोस नहीं, आधा मायावी। इसकी पीठ पर पंखों जैसा पैटर्न रह गया। क्लेन ने सोचा ये खुद में कोई शक्ति नहीं रखता, पर यह ऐसा है जैसे यह अनडेड डोमेन से जुड़ा कोई सब्स्टिट्यूट या प्रॉक्सी बन सकता है। पेपर एंजल सब्स्टिट्यूट, यानी वो चीज़ जो खुद शक्ति ना हो पर अनडेड से रिलेटेड इफेक्ट्स को ट्रिगर कर दे। क्लेन ने उसे तुरंत वापस रख दिया क्योंकि वह डर रहा था कि डिविनेशन फिर वही डरावना ड्रीम दोहरा देगी। उसने कंक्लूड किया यह कोई चाम नहीं है, पर उपयोगी हो सकता है, एक तरह का मैसेंजर या प्रॉक्सी जैसा, जैसे उसका एडवेंचरस हार्मोनिका जो किसी शक्ति को बुला सकता था। थोड़ा प्रैक्टिकल थिंकिंग, बिल्कुल सियर वाला। अब क्लेन ने उस ड्रीम का मतलब निकालना शुरू किया। काला मौसोलियम, खुले कॉफिन्स, पंख वाले कॉप्सेस और गहराई से उठती काली धुंध, ये सब डेथ या डेथ के द्वारा छोड़े गए किसी बड़े अवशेष की ओर इशारा कर रहे थे। या फिर यह न्यूमेनस एपिस्कोपट की आर्टिफिशियल डेथ का कोई विशेष परिणाम भी हो सकता है। क्लेन को अचानक याद आया, हाँ, उसने बहुत पहले इसी तरह का दृश्य देखा था जब उसने नाइटहॉक से मिस्टर अजिक से जुड़ी चीज़ों को छिपाने के परिणामों पर डिविनेशन की थी। तब उसने भी ड्रीम में मौसोलियम जैसा ही दृश्य देखा था। पहला ड्रीम विजन सच हुआ, वह मीटियोर के साथ बैकलैंड में फंस गया और मिस्टर
अजिक ने उसे बचाया, तो शायद आज वाला विजन भी सच होने वाला है, या कम से कम उसी मौसोलियम से जुड़ा हुआ है जिसे वो और अजिक तलाशने वाले थे। लेकिन वहाँ एक बड़ा खतरा था जो काली धुंध की गहराई में छिपा है। उसका स्तर बहुत ऊंचा है, लगभग सच्चे गॉड्स के समान, और मलेवलेंस बहुत भयानक। क्लेन ने सोचा कि शायद उसे मिस्टर अजिक को रोकना चाहिए, पर साथ ही उसे डर था कि अगर उसने खुद से ट्राई किया कि इसे बदला जाए तो और बुरा हो सकता है। कभी कभी डिविनेशंस में ज़्यादा स्पष्टता उल्टा काम कर जाती है। इसलिए उसने ठाना कि अगली बार मिस्टर अजिक से मिलने पर वह सिर्फ वेग सा बताएगा ताकि अजिक खुद कंक्लूजन पर पहुंचे। स्मार्ट मूव। फिर क्लेन गिरते उठते ग्रे फॉग के ऊपर से गायब हो गया। और अब सीन पूरी तरह बदलता है। हम आते हैं एकदम एक्शन वाले पार्ट पर, जहां लाइट साफ टूटती हुई रोशनी 6 सदस्यीय काउंसिल के एल्डर वेट चर्मन के शरीर से निकल रही है। उसने ड्रैगन स्लिंग बो का तीर छोड़ा और ऑल्टर पर रखा आयरन ब्लैक कॉफन पर प्रहार हुआ। लेकिन यहाँ ट्विस्ट आया। तीर की चमक भले गायब हो गई, पर रीजन और भी अंधकार में हो गया। कॉफन से एक आवाज उठी, क्यों? तुम मेरी नींद क्यों भंग कर रहे हो? और उस आवाज में प्योर मलेवलेंस थी। वेट का दिल डूब गया, क्योंकि यह संकेत था कि पूर्व चीफ शायद मॉन्स्टर में बदल चुका था। और फिर कॉफन का ढक्कन उड़ गया और काली धुंध बह निकली। एक आकृति उठी, लगभग 4 मीटर लंबी लंबी बाहें, पूरी तरह सफेद पंखों से ढकी, उन पर वही पीला तेल और पीठ से निकलती पतली मायावी काली ट्यूब्स अनंत तक फैली हुई। काउंसिल के 3 सदस्यों के पीछे काले रिवर में विशाल लहरें उठीं, टेंटिकल्स और नसें बाहर आईं। फिर कॉलन इलियाड का रूप बदलना शुरू हुआ, जो पहले चीफ था, अब 4 मीटर लंबा। उसकी त्वचा नीली काली, मांस उभरे हुए। उसकी आकृति मानव सीमाओं को तोड़ती दिखी। ये वही मिथिकल क्रिएचर रूप था जो डेमीगॉड तक पहुंचने से पहले अधूरा था। ये चीज देखने का असर साफ था। ऐसे प्राणी की प्रेजेंस नॉर्मल इंसान को या तो तुरंत मार देती है या पागल कर देती है। इसलिए ज्यादातर सेंट्स इसे आखिरी हथियार रखते हैं, क्योंकि यह अनकंट्रोलेबल होता है। पर कॉलन, वह एक डेमन हंटर था और वह इसे कुछ हद तक संभाल पा रहा था। उसने 2 सॉर्ड्स उठाए और ऑल्टर पर उछला। उसके अंदर से भोर जैसी रोशनी निकलकर अंधेरे को काटने लगी। वेट ने भी अपने ड्रैगन स्लेइंग बो से चांदी सी बिजली जैसी तीरों की बारिश की, और लोविया ने अपनी इलूसरी जायंट नाइट के साथ अटैक किया। शेफर्ड एल्डर ने भी अपनी परछाइयों को भ्रमित करके आयरन ब्लैक ट्यूब्स की तरफ बढ़ाया, क्योंकि उसका लक्ष्य म्यूटेटेड फॉर्मर चीफ नहीं था, बल्कि वही पतली काली ट्यूब्स थी जो अनंत तक फैली हुई थीं। यहाँ पॉइंट यह है कि ट्यूब्स असल थ्रेट थे, नहीं तो ये सब शो ऑफ नहीं होता। जैसे ही शैडो उन ट्यूब्स के करीब आए, उसकी काली परछाई और भी गहरी हुई, और फिर एक गहरी आवाज ने फेट कहा, जिसने अचानक कॉलन पर हमला किया। कॉलन ने ऊपर रोशनी निकाली। वो बिल्कुल फर्स्ट लाइट जैसा इफेक्ट निकला। 2 रोशनी की किरणें मिली और फिर सब कुछ अचानक शांत हो गया। पिच ब्लैक शैडो वाष्पित हो गया, विकृतियां हट गईं। कॉलन ने लोविया को एक नज़र से देखा, कोई शब्द नहीं, बस काम। उसने फिर बची रोशनी को अपने डुअल सॉर्ड्स में प्रवाहित किया, और जहां लोविया खड़ी थी, उसने बिना घबराहट के सांस ली। अब सीन बदलकर देसी बे एस्केल्सन हार्बर पर पहुंचता है। क्लेन अब एक सामान्य सदर्न कॉन्टिनेंट टूरिस्ट की तरह दिखता है। उसने ईस्ट बालम की टिकट ली और एक हाइब्रिड स्टीम एंड सेल लाइनर पर चढ़ गया। जहाज ने हार्बर छोड़ा और बजर्क सी में प्रवेश किया। रास्ते में क्लेन ने लीन किंगडम का देसी फ्लीट देखा, जो सी रूट्स पर पेट्रोल कर रहा था। शायद कोई एनॉमली इन वाटर्स को निगरानी में रख रहा है। क्लेन ने सोचा कि बजर्क सी की एबनॉर्मैलिटी लीन सेना का ध्यान खींच चुकी है, मतलब न्यूमिनस एपिस्कोपट के लिए यह इलाका आसानी से खुला नहीं रहेगा। सारांश, सी अब सेफ नहीं है, पॉलिटिक्स और मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ गया है। फिर क्लेन को स्टैक्ड मायावी पुकारों की आवाज़ें सुनाई दी, और उसने ग्रे फॉग के ऊपर जाकर उन्हें जांचा। ये प्रेयर थी द हैंग्ड मैन की। उसका अनुरोध था कि मिस्टर फूल द हर्मिट को सूचित करें कि आर्टिज़ान शायद किसी कल्ट या सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के नियंत्रण में है, और उसने मदद मांगी। मतलब स्टोरी में और भी प्लेयर्स जुड़ रहे हैं, कल्ट, आर्टिज़ान्स, फूल, हर्मिट आर्केटाइप्स। क्लेन की रात तब शुरू हुई जब उसने हैंगमैन की प्रेयर सुनी। प्रार्थना का विषय, आर्टिज़ान पर शक है कि वह किसी कल्ट या सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के नियंत्रण में है और उसे मदद चाहिए। अब सामान्य आदमी क्या सोचता? वर्ल्ड को बुलाओ, टेलीपोर्ट वाला बंदा है, 3 सेकंड में पहुंच जाएगा। क्लेन भी उसी दिशा में गया। उसने इंस्टिंक्टिवली हैंगमैन की रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी। उसे लगा इससे डिले होगा और नुकसान भी। लेकिन क्लेन वो इंसान है जो एक इम्पल्स के बाद खुद को पॉज देता है, अपने डिसीजन को दोबारा देखता है। उसने सोचा, रुको, हैंगमैन कोई न्यूबी नहीं है। अगर उसने हर्मिट को बुलाया और वर्ल्ड को नहीं, तो इसके पीछे कोई खास रीजन होगा। मतलब मामला अभी उस क्रिटिकल स्टेज तक नहीं पहुंचा है जहां इमीडिएट इंटरवेंशन चाहिए। हैंगमैन शायद सिचुएशन ऑब्जर्व करना चाहता है, ज़्यादा क्लूज जुटाना चाहता है। और अगर हर्मिट पहले से मदद करने को तैयार है, तो इसका मतलब है हज़ारों किलोमीटर दूर से भी वह सबसे तेज पहुंच सकती है। क्लेन ने खुद को शांत किया, उंगलियां चटकाईं और सोचा, मुझे हैंगमैन के अनुभव पर भरोसा करना चाहिए।
तो उसने प्रेयर हर्मट के लाल सितारे को पास कर दी, और तभी उसने एक और प्रेयर वाइब्रेट होते हुए महसूस की। सन की। क्लेन ने अपनी स्पिरिचुअलिटी उसकी ओर भेजी, और फिर शुरू हुआ सिटी ऑफ सिल्वर का पूरा अपडेट। लिटिल सन ने मौसोलियम में जो कुछ भी हुआ था सब डिटेल में बताया। नदी जिसमें अनगिनत विचित्र जीव थे, मृत परिजनों की आत्माएं, अधूरा मिथिकल क्रिएचर बना हुआ पूर्व चीफ जिसके शरीर पर सफेद पंख थे, शेफर्ड लोवियर की वो शैडो जो उन पतली काली नलियों पर हमला करने जा रही थी, और कॉलन इलियाड का फेट साइफन चार्म जिसने सब कुछ पलट दिया। और क्लेन बस सुन रहा था। सुनते सुनते उसके दिमाग में कनेक्शंस चमकने लगे, वो चमक जो एक सिर के ब्रेन में तभी आती है जब पजल्स अचानक फिट होने लगते हैं। सफ़ेद पंख, पीला तेल, काली भ्रमित नलियां, ये सब उसने और राधा उसकी सोल ने अजिक की कॉपर विसल की एबनॉर्मैलिटी की डिविनेशन में देखा था। अब सीन बिल्कुल साफ हो गया। सिटी ऑफ सिल्वर के पूर्व चीफ का म्यूटेशन इक्वल्स न्यूमिनस एपिस्कोपट के आर्टिफिशियल डेथ प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है। अब ये सुनकर आदमी बोलेगा, अरे कैसे पॉसिबल है? सिटी ऑफ सिल्वर तो फॉरसेकन लैंड में है, वहां पहुंचने के लिए तो गॉड्स भी शॉर्टकट लेते हैं। लेकिन यही तो टेरर है। कोइंसिडेंसेस इतने परफेक्ट थे कि क्लेन जो कनेक्शंस बहुत जल्दी पहचानता है उन्हें इग्नोर नहीं कर सकता था। उसने एनालिटिकल मोड ऑन किया और सोचा, न्यूमिनस एपिस्कोपट ने जिस आर्टिफिशियल डेथ एक्सपेरिमेंट में बलिदान आधारित रिचुअल्स और हाई सीक्वेंस ट्रांसफॉर्मेशंस किए थे, उन्होंने डेथ की यूनिकनेस को पीछे से डिस्टर्ब कर दिया। और ये यूनिकनेस जो नॉर्मली एक मृत देवता का रेजिड्यू होता है, उसमें किसी तरह की कॉन्शियसनेस जाग गई। वही कॉन्शियसनेस पतली काली नलियां फैलाती है और बियॉन्डर्स को करप्ट करती है। और सबसे डरावना हिस्सा, ये इन्फ्लुएंस फॉरसेकन लैंड की बैरियर को भी पार कर सकता है, यानी बाउंड्रीज जिन्हें गॉड्स भी फॉलो करते हैं, ये करप्ट कॉन्शियसनेस फॉलो नहीं करती। यहाँ लोवियर की साइकोलॉजी समझ में आए। वो नलियां उसके लिए रास्ता बाहर निकलने का बन गई थीं। तभी वह इतना अश्योर्ड थी, और यही अश्योरेंस इसे खतरनाक बनाता है। क्लेन ने मन में सोचा, सबसे खतरनाक बुराई वो नहीं जो बुरा इंसान करता है, सबसे खतरनाक वो है जिसे कोई सही मानकर करता है। उधर चीफ कॉलन इलियाड ने फेट साइफन चार्म का इस्तेमाल कर ट्रू क्रिएटर की योजना रौंद दी। सिटी ऑफ सिल्वर फिलहाल सेफ थी। क्लेन इम्प्रेस्ड भी था और रिलीव्ड भी। उसने लिटिल सन से सब सुना और शेपशफ्टर्स पर पहुंचा, जो असल में बाजारों बेन्स होने की संभावना लग रहे थे। क्लेन ने कंफर्मेशन के लिए एक सोने का सिक्का उठाया और डिविनेशन की, पर उसे पता था कि अभी लिटिल सन उस शहर में जाकर हंट नहीं कर सकता। कोई जल्दी नहीं है, उसने खुद से कहा। पहले स्पिरिट वर्ल्ड प्लंडरर चाहिए और उसके बाद असली प्रेपरेशन। अब कहानी थोड़ा सी रूट पर मुड़ती है। क्लेन फ्यूचर की ओर जा रहा था एडमिरल ऑफ स्टार्स कैटलिया के जहाज पर। कैटलिया खुश थी कि उसे एक आर्टिजन के साथ लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन मिल सकती है, लेकिन तभी उसे फ्रैंकली याद आया, और हाँ, उसका एक्सपेरिमेंट्स वाला डर। कैटलिया की रिएक्शन बहुत रिलेटेबल थी। ये अच्छा नहीं होगा। इसी बीच क्लेन अपने लाइनर में डिनर कर रहा था और खिड़की से उसने एक सस्पिशियस आदमी देखा। काला ओवरकोट, ऊंची टॉप हैट, स्कार्फ से पूरा चेहरा ढका हुआ, और मौसम इतना ठंडा भी नहीं था। क्लेन का इनर डिटेक्टिव बोला, सस्पिशियस अलर्ट, लेकिन वह प्रैक्टिकल आदमी है। अगर मर्डर मिस्ट्री होगी, कैप्टन झेलेगा। मैं बाद में ग्रे फॉग में डिविनेशन कर लूंगा। और उसने खाना जारी रखा, लेकिन तभी बजर्कसी ने अपनी असली फॉर्म दिखाए। एक अचानक का, पूरी तरह अननेचुरल तूफान, अंधेरी बिजली, समुद्र से उठती विशाल वेव्स। और क्लेन ने तुरंत समझ लिया, ये नेचुरल नहीं है, ये किसी बियॉन्डर ने मैनिपुलेट किया है। और वह व्यक्ति जो अपना चेहरा छुपा रहा था, शायद किसी का पीछा करने वालों से बच रहा था। यानी वह बस एक ऑर्डिनरी पैसेंजर नहीं, बल्कि मिनिमम डेमीगॉड लेवल थ्रेट था। तूफान थमते ही क्लेन की परसेप्शन एक्टिव हुई, और उसने देखा कि दूर से एक जलती हुई सफ़ेद आग का भला आ रहा है। वह जहाज के डेक पर गिरा, और आग एक इंसान का रूप ले लेती है। वही आदमी जिसे क्लेन ने हार्बर पर देखा था, और दूसरे ही पल कैबिन से स्कार्फ वाला आदमी उछलकर डेक पर गिरता है, शरीर कांपता हुआ, हाफ फेस दिखता हुआ। वह रोते हुए बोलता है, मुझे नहीं पता, किसी ने मुझे 100 पाउंड्स दिए थे कि मैं जहाज पर जाऊं और वापस आऊं। और फिर वह व्यक्ति उसे एक ठंडी नज़र से देखता है, और पूरा का पूरा सफ़ेद आग में बदलकर फिर विशाल भाला बनकर उड़ जाता है। क्लेन एनालिसिस मोड में, ओह, तो ओरिजिनल व्यक्ति हार्बर में ही छिपा था। उसने अपने जैसा दिखने वाला आदमी भेजा ताकि हंट्समैन डेमीगॉड को कंफ्यूज करे। तूफान से लाइनर को जबरन आगे बढ़ा दिया ताकि पस्यूअर्स उसकी गलत ट्रेल फॉलो करें। क्लेन जेन्युइनली इम्प्रेस्ड हुआ, जो इतना क्लेवर डिकॉय प्लान बना सके। वह या तो कंस्पायर होगा या कोई मैजिशियन टाइप पाथवे का, और दूसरा जो उस पर आया, हंटर पाथवे का डेमीगॉड, शायद आयरन ब्लडेड नाइट। क्लेन शांत हो गया। ये लड़ाई उसकी नहीं थी। वह अपने कैबिन में चला गया। नेक्स्ट स्टेप, रियनेट को मैसेज भेजना।
इंसैंगल वे पॉइंट आइलैंड पर देखा गया और वियनेट 4 हेडेड साइलेंस में गायब। अब सीन शिफ्ट बैकलैंड। 7 पिंस्टर स्ट्रीट का अबैंडन्ड घर अपने आप लेटर्स अब्जॉर्ब करता है। कुछ लेटर्स खुद को साफ करके फ्लश हो जाते हैं, कुछ ऑटोमेटिक रीडिंग के बाद गायब हो जाते हैं। ये पूरा सिस्टम क्लेन की सीक्रेट नेटवर्क का हिस्सा है। फिर कोलेन सिटी में लेनर्ड मिचेल, ओल्ड मैन पल्लेज ने इन्फो दी इंसैंगल, और ये खबर क्लेन ने भेजी है। लेनर्ड स्टन्ड, वह कुछ बोल नहीं पाया। ओल्ड मैन ने चेतावनी दी, चर्च को अभी मत बताना। 008 को पसंद है जब उसका धारक मरे, पर उसे सील होना उससे भी ज्यादा नापसंद है। अगर तुमने चर्च को बताया तो 008 तुरंत जान जाएगा और तैयारी कर लेगा। लेनर्ड ने नर्वस होकर पूछा, तो मैं कर क्या सकता हूँ? ओल्ड मैन का सीधा जवाब, कुछ नहीं, बस क्लेन को इनडायरेक्ट सिग्नल दो, फिर वही बताएगा कि तुम क्या कर सकते हो। लेनर्ड ने इनडायरेक्ट हिंट लिखा, एक बार तुम उसे जानो, वह भी तुम्हें जान लेगा। जो सीधा 008 का रेफरेंस था। बिना उसका नाम लिए मैसेज भेजा गया। रेनेट ने डिलीवर कर दिया। अब वापस क्लेन। उसने पत्र खोला, वह लाइन पढ़ी और इंस्टेंट क्लिक हुआ। ये ट्वाइलाइट हर्मिट ऑर्डर जैसा है, तो 008 स्पेक्टेटर पाथवे का ही होगा। क्लेन ने राहत की सांस ली। अच्छा हुआ रेनेट को इसमें शामिल नहीं किया, क्योंकि 008 इंफॉर्मेशन बेस्ड मैनिपुलेशन करता है और मैसेंजर यूज करना बहुत डेंजरस था। अब क्लेन प्रैक्टिकल प्लानिंग में लगा। उसे आगे बढ़ना है और मारियोनेटिस्ट पोर्शन जल्दी डाइजेस्ट करने के लिए 2 मारियोनेट्स चाहिए। बैकलैंड में ये पॉसिबल नहीं था, पर सदर्न कॉन्टिनेंट परफेक्ट था। क्लेन ने डिसाइड किया, जो भी क्रिमिनल फांसी के लायक होगा मैं उसे मारियोनेट बनाऊंगा, जब तक कोई बेहतर कैंडिडेट न मिल जाए। थोड़ा डार्क डिसीजन है, पर सर्वाइवल मोरालिटी ये क्लेन अच्छी तरह जानता है। आखिरकार क्लेन कोलेन सिटी पहुंचा। डॉक पर खड़ा होकर उसने टेरेसेस की ओर देखा और सोचा, इस शहर से निकलने तक मेरे पास 2 मारियोनेट्स होने ही चाहिए। और उसी के साथ अगला प्रॉब्लम, जो मिलिट्री के फॉलोअर्स पीछे पड़े थे, उनसे छुटकारा पाना। लेकिन क्लेन फेसलेस है, चेहरे याद रखने में मास्टर, तो उसे पता था किसी भी क्राउड में वे लोग कौन हैं। कोलेन सिटी की अधिकांश इमारतें ऐसे रास्तों पर बनी थीं जो ऊपर की ओर सर्पिल आकार में चढ़ती थीं। बीच में या कुछ समतल खुले स्थानों पर चौक या छोटे कस्बे बने थे। क्लेन अपना सामान उठाकर एक सीयर की तरह अपनी आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि का उपयोग करते हुए आगे बढ़ने के लिए कोई दिशा यादृच्छिक रूप से चुनता है और रास्ते में एक अपेक्षाकृत जीवंत बार ढूंढ लेता है। गलियों में ज्यादा गाड़ियां नहीं थीं और किराए की तरह दिखने वाली गाड़ियां तो और भी दुर्लभ थीं। पूर्वी बालाम में सबसे लोकप्रिय परिवहन साधन एक ताबूत था। ये वहां की मृत्यु पूजा की परंपराओं से निकला था। लोग ताबूतों को शांति और सुकून देने वाली चीजें मानते थे, इसलिए क्लेन अक्सर लोगों को अपने पास से एक काले ताबूत उठाए हुए गुजरते देखता। उनके ढक्कन आम ढक्कनों से हल्के होते थे और ठीक उसी तरह खुलते थे जैसे किसी गाड़ी का दरवाज़ा किसी भी समय खोला जा सकता था। ताबूतों को 2, 4 या 8 लोगों द्वारा उठाया जाता, या घोड़ों या एक सींगे बकरों द्वारा, और यह परंपरा रात में काफ़ी डरावनी लगती थी। हाँ, दिन में भी माहौल ज़्यादा बेहतर नहीं था। पूरा शहर अंधेरा और भयानक महसूस होता था। क्लेन अपने आसपास के दृश्य को ध्यान से देखते हुए चौक में प्रवेश करता है। बाईं ओर लॉर्ड ऑफ द स्टॉर्म्स का एक गिरजाघर था और दाईं ओर रेस्तरां और बार लगे थे। जब वह रुकता है, 4 आदमियों द्वारा उठाए जा रहा एक ताबूत भी नीचे रखा गया होता है। ढक्कन खुलते ही ताबूत के अंदर बैठा यात्री उठ खड़ा होता और एक कदम बाहर आता। वह एक उत्तरी महाद्वीप के अंदाज वाला सज्जन होता, सफ़ेद कमीज और काले बनियान पहने हुए। उसका फॉर्मल कोट उसकी बांह पर टंगा रहता, जिसे वह ताबूत से निकलने के बाद ही पहनता। फिर क्लेन वह आदमी सीधे लॉर्ड ऑफ द स्टॉर्म्स के गिरजाघर की ओर जाते और उसमें प्रवेश करते देखता है। यह अजीब लगता है, क्या स्टॉर्म्स चर्च उपनिवेशों की परंपराएं बदलकर लोएन की परंपराएं थोपना पसंद नहीं करता? वे पूर्वी बालाम में ऐसा क्यों नहीं करते? क्या इसलिए कि डेथ पाथवे और एवरनाइट पाथवे कुछ हद तक समान है, इसलिए स्टॉर्म्स चर्च ऑफ एवरनाइट के प्रसार को रोकने के लिए मृत्यु पूजा की कुछ परंपराएं बचाए रखना चाहता है? क्लेन सोचते हुए सिर हिलाता है, फिर दाएं तरफ की इमारतों में से एक बार में घुसने की तैयारी करता है। व्यवहारिक तौर पर अनुभव करके उसे एहसास होता है कि प्राचीन बालाम साम्राज्य के पहनावे का अंदाज इतिहास की किताबों में क्यों इतनी बार छपा है। वे पतलून पहनना पसंद करते हैं, हल्के और हवादार। उन्हें सिलवटों में खूबसूरती दिखती है। क्या यह इसलिए नहीं कि बाहर होने पर ताबूत में आसानी से लेटने के लिए ये सुविधाजनक होता है? क्लेन मुस्कुराता है, सिर हिलाता है और भारी लकड़ी के दरवाजे को धकेलता। नशे में धुत लोगों के बीच से सरकते हुए वह बार काउंटर की ओर बढ़ता। और उसी समय दोनों सैन्य अनुयायियों ने जानबूझकर ड्वेन डेंटिस से दूरी बना ली ताकि वे उजागर न हों। वे दरवाजे की ओर चले गए। इस छोटे से मौके का फायदा उठाते हुए क्लेन अचानक अपनी दिशा बदल लेता और मछली की तरह भीड़ से होते हुए सीधे बार के बैकडोर की ओर चला जाता।
हालांकि उसे दुतानेसी भाषा नहीं आती थी, पर वह साइनबोर्ड पर बने चित्र पढ़ सकता था और जानता था कि वॉशरूम और वे स्थान कहाँ हैं जहां ग्राहकों का प्रवेश वर्जित था। दरवाजे से एक अंधेरे स्थान पर पहुंचकर क्लेन तेजी से अपना कोट उतारता और उसे बांह पर टांग लेता। तुरंत ही अपनी सुनहरी छड़ी के साथ वह अपना हाथ चेहरा ढकने के लिए फैलाता और अपनी चाल धीमी कर देता। दिशा फिर बदलकर वह बार के मुख्य प्रवेश द्वार की ओर बढ़ता। कोट उतारने के स्थान से लगभग 10 मीटर के बाद उसने अपना दाहिना हाथ नीचे किया, चेहरा ढकने वाला हाथ और बिल्कुल अलग चेहरा दिखाई दिया। उसके सफ़ेद कनपटी वाले बाल, गहरी आंखें और सुरुचिपूर्ण अदा सब गायब हो गए। उसने एक सामान्य लोएन निवासी का चेहरा अपना लिया, ऐसा चेहरा जो उत्तरी महाद्वीप पर कहीं भी देखा जा सकता था। सामान और छड़ी हाथ में लिए क्लेन स्थिरता से उन दोनों सैन्य अनुयायियों की ओर चलता। जब वे ड्वेन डेंटिस को खोज रहे थे, वह उनके पास से गुजरकर बार से बाहर निकल जाता। ट्रैकिंग हो या एंटी ट्रैकिंग, दोनों ही फेसलेस की मजबूत विशेषताएं थीं। चौक में लौटकर क्लेन एक ढलान वाली गली की ओर मुड़ता जो ऊंचे इलाके की ओर जाती। उसने कहीं और एक होटल खोजने का फैसला किया। काफी सुनसान रास्ते पर चलते हुए उसे अचानक एक औरत की घबराई हुई चीख सुनाई देती, बहुत ही झटपट सी आवाज कुछ ही क्षणों में दब गई। हालांकि वह भाषा नहीं जानता था, क्लेन उसकी आवाज में भय, डर और घबराहट महसूस कर सकता था। वह दिशा बदलकर एक संकरी, अधिक सुनसान पगडंडी में दाखिल हो जाता। 10 सेकंड के भीतर उसने देखा 30 के दशक का एक स्थानीय आदमी जो एकांत कोने में एक 13 या 14 साल की लड़की के साथ बुरी तरह बलात्कार कर रहा था और उस पर हिंसा कर रहा था। उसकी त्वचा भूरी थी, चेहरे के स्वरूप नर्म थे। क्लेन ने एक नज़र डाली, गति धीमी की और पास की छाया में रुक गया। उस वक्त लड़की का चेहरा भयभीत और विकृत था। कितना भी संघर्ष कर ले, वह खुद को आज़ाद नहीं कर पा रही थी, उसे मार ही रहे थे। उसके आंसू और नाक बह रही थी, मुंह में कपड़ा भरा था। वह केवल दबी हुई आवाज निकाल पा रही थी। क्लेन ने देखा कि उस सड़े अंडे वह आदमी अपने काम धीमा कर रहा था। वह अपने चेहरों की मांसपेशियां हिला रहा था, पर कोई पूर्ण अभिव्यक्ति नहीं बना पा रहा था। फिर उसके अंग ऐंठे और अचानक रुक गए, पर वह वही कर रहा था जो कर रहा था, जैसे किसी ने उसे बिना चेतावनी के रोक दिया हो। लड़की ने सहज रूप से उसे धक्का दिया और वह नतीजे में कामयाब रहा। आज़ाद होकर वह जड़ से उठी और भागी, पर पैर लड़खड़ा रहे थे। कुछ कदम बाद वह एक पत्थर से टकराए और लगभग गिर ही पड़ी। उसी क्षण उसने पीछे कदमों की आवाज़ सुनी, घबराकर वह संभली, पर पलक झपकते ही कदम की आवाज़ अचानक बंद हो गई। लड़की ने पीछे मुड़कर देखा, वह सड़े अंडे अब करीब 2 मीटर दूर खड़ा था। उसके जोड़ जंग लगी तरह अजीब हरकतें कर रहे थे, मानो वह बुरा सपना देख रही हो। भूरे रंग की त्वचा वाला आदमी एक पल के लिए संघर्ष करता नजर आया, फिर शांत हो गया। मुस्कुराते हुए उसने दुतानेसी में कहा, भविष्य में जब तुम्हें मेरे जैसा कोई मिले तो निकटतम गिरजाघर या ऐसी जगह जहां बहुत लोग हों, वहां जाना याद रखना। लड़की चौंकी, फिर जोर से चीखी और जितनी तेजी से हो सके गई उसी चौक की दिशा में जहां गिरजाघर था। शांति लौटते ही भूरे रंग की त्वचा वाले आदमी ने पास की छाया की ओर देखा जहां से क्लेन आया था। नया कठपुतली, शरीर काफी कमजोर है, फुर्ती कम है, इसमें बियॉन्डर शक्तियों की कमी है और यह भयानक दिखता है। दुतानेसी जानना छोड़कर यह पूरी तरह बेकार है। क्लेन ने सीधे सीधे आकलन किया, अगर यह अपराध नहीं कर रहा होता और स्थानीय भाषा में निपुण नहीं होता तो मैंने इसे तुरंत दफन कर दिया होता। उसने अनजाने में अपनी पूर्व कठपुतली एडमिरल ऑफ ब्लड सीना से तुलना की। सीना एक प्रेत था, वह मिरर में छिप सकता था, सोने के सिक्कों में छिप सकता था। उसे दूसरों के दिखाई देने की चिंता नहीं थी, उसमें चीखने और दूसरों को कब्जे में लेने की क्षमता भी थी। एक मैरियोनेटिस्ट के साथ मिलकर यह एक परफेक्ट संयोजन बनता था। इस नई कठपुतली और सीना की तुलना एक पेनी और 42,000 सोने के पाउंड जैसा अंतर था। मुझे इसका नाम नहीं पता, मैं केवल सही विचार ही पकड़ सकता हूँ। जब तक मैं किसी परिचित चीज या व्यक्ति से नहीं मिलता, गहरी यादें नहीं मिलती। आत्मा में बदलाव आएगा, मैं इसे आफो कहूंगा। नहीं, बहुत चीनी जैसा है। ओएफ की सही। क्लेन अपनी कनपटियों को मलता है और आह भरता है। उसे लड़की के पादरों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाने से पहले अपनी नई कठपुतली ओएफ के साथ इलाके से निकलना था। ज्यादा देर न करते हुए उसकी कठपुतली के अनुवाद की मदद से उसे कोलिन सिटी के संपन्न और पिछड़े इलाके की सीमा पर रहने के लिए एक सराय मिल जाती। यहाँ किसी से पहचान पत्र मांगा नहीं जाता, भले ही वह पहले से ही अपनी उपस्थिति सामान्य स्थानीय की तरह बदल चुका हो। समुद्र के किनारे वाले उपनिवेशों की तुलना में यहाँ प्रशासनिक प्रबंधन और भी कम था। क्लेन ने अपना सामान नीचे रखा और अपने साथ लाई नकदी का अधिकतर हिस्सा ग्रे फॉग के ऊपर रख दिया, रोजाना खर्च के लिए केवल 50 पाउंड अलग रखकर। इसी बीच बरसिक सी पार करने के बाद और किसी विसंगति से बचते हुए उसने ग्रे फॉग के ऊपर वाले स्थान से तांबे की सीटी और लोहे का सिगार केस नीचे उतार दिया ताकि मिस्टर अजीक को उसे ढूंढना आसान हो। रात का खाना खाकर उसकी दूसरी कठपुतली ढूंढने का समय आया।
कोलिन सिटी के बारे में पर्याप्त नहीं जानने के कारण उसने एक सीयर की तरह अपनी चेतना का उपयोग करने और रहस्यवाद से नई कठपुतली का पता लगाने का फैसला किया। ओएफ साथ लेकर वह सराय से बाहर आया। उसने एक डॉनिंग्समैन ट्री की एक डाली तोड़ी और उसे डाउजिंग रॉड की तरह इस्तेमाल किया। बड़ी परिचितता के साथ उसने कोगिटेशन का उपयोग करते हुए बुदबुदाया, मेरी नई कठपुतली कहाँ है? शांत वातावरण में ठंडी आंखों की जोड़ी मूर्त और अमूर्त डाउजिंग रॉड पर टिक गई। डाली जमीन पर गिर पड़ी और एक दिशा की ओर इशारा करने लगी। थोड़ी दूरी पर उसने फिर से भविष्यवाणी की और उस रहस्योद्घाटन का पालन किया। 7-8 मोड़ लेने के बाद वह एक खड़ी सीढ़ी पर पहुंचा। ये सीढ़ी कोलिन के कई रास्तों से जुड़ी थी। ऊपर देखने के लिए सिर उठाना पड़ता और वहां कोई नहीं था। भविष्यवाणी यही बताती थी, लेकिन यहाँ कोई क्यों नहीं है? परिणाम सटीक नहीं है क्योंकि मैंने ग्रे फॉग के ऊपर भविष्यवाणी नहीं की। पर मैं पहले से ही एक सीक्वेंस 5 मैरियोनेटिस्ट हूँ। हाई सीक्वेंस बियॉन्डर्स के नीचे मेरी भविष्यवाणी क्षमताएं सर्वश्रेष्ठ में से हैं। प्लेन ने हल्के से भौहें चढ़ाईं और आसपास देखा, पर लक्ष्य नहीं मिला। कुछ सोचकर वह सीढ़ी के पास जाता और छाया में बैठकर इंतजार करने लगता। कुछ मिनट बाद ओएफ को वह अपनी जगह पर बैठाकर 200 मीटर दूर एक छिपे हुए स्थान पर जाकर छिप जाता है। ... कोलिन सिटी, लोअर लिप डिस्ट्रिक्ट। लियोनार्ड मिशेल और डेली सिमोन रेड ग्लव्स टीम के कप्तान सोएस्ट के साथ पास के एक जिले में पहुंचे। रात के आवरण में सोएस्ट ने फिर सभी सदस्यों को ऑपरेशन का लक्ष्य समझाया। इस बार हमारा लक्ष्य यूनिट 13 में रहने वाला ओलिका है। वह न्यूमिनस एपिस्कोपेट का एक काफी महत्वपूर्ण सदस्य है और बैकलिन की छोटी टीमों के साथ संवाद करने का प्रभारी है। हमारी खुफिया से लगता है कि वह डेमीगॉड नहीं है, पर सुरक्षा के लिए मैंने एक ग्रेड 1 सील्ड आर्टिफैक्ट के लिए आवेदन किया है। हर एक्सीलेंसी गॉडेस आई भी किसी भी समय हमारी सहायता के लिए तैयार हैं। और इस जिले के अधिकांश निवासी स्थानीय हैं। हमें सतर्क रहना होगा, कहो कि वे भी न्यूमिनस एपिस्कोपेट के सदस्य हो सकते हैं। लोअर लिप डिस्ट्रिक्ट, 13 कैनाइन स्ट्रीट। मोटा ताज़ा ओलिका, गहरी भूरी आंखों और भूरे रंग की त्वचा वाला, सोफे पर बैठा था। उसके सामने सूखे पीले तंबाकू के पत्ते और दक्षिणी महाद्वीप की जड़ी बूटियों के छोटे छोटे गुच्छे थे, जिन्हें वह हैवी पट्टियों में काट रहा था। फिर उसने अपना हाथ से बना ईस्ट बालाम स्मोक पाइप उठाया और पास में जली हुई माचिस की तीली से उसकी टिप जलाई। उसका सिरा काला हो गया और मुड़ गया। वह धीरे धीरे एक गहरी खिंचाव भरी चुस्की लेता और सफ़ेद धुआं छोड़ता, जिसमें हल्के नीले रंग के रंग भी थे। इसके सामने एकल कुर्सी पर बैठे आगंतुक को देखकर ओलिका कहता, यही असली सिगरेट है, उत्तरी महाद्वीप वाली तो बच्चों के लिए हैं। सिंगल सीटर पर बैठे व्यक्ति की उम्र 40 के आसपास थी। उसी के गहरे धुंधराले काले बाल, नीली आंखें और नम्र चेहरे के लक्षण थे। वह लोइन और बालाम के मिश्रित रक्त का प्रतीक जैसा दिखता। वह हंसा और दुतानेसी में बोला, दुर्भाग्य से मुझे किसी भी सिगरेट में रुचि नहीं है। एंजो, तुम जीवन का आनंद लेना ही नहीं जानते। ओलिका वाक्य पूरा नहीं कर पाता। उसके पाथवे की आध्यात्मिकता उसे अचानक किसी खतरे की चेतावनी दे देती है। अचानक आने वाले दबाव से ओलिका पुष्टि कर लेता है कि समस्या छोटी नहीं है। वह भी अपनी जगह से छलांग भरने वाला था कि सब कुछ अंधेरा हो गया, जब तब मानो वह सीधे बाहर के आकाश को देख रहा हो। नींद की तीव्र भावना ने उसे घेर लिया। हुबंदी अंदर से शांति का अनुभव हुआ। कैनाइन स्ट्रीट के आसपास चाहे घरों में लाइटें जली हो या बुझी, उसी पल असामान्य सन्नाटा छा गया, मानो हर कोई इसी घड़ी सो गया हो या नदारत हो गया हो। उसी समय खर्राटे लेते और लड़खड़ाते ओलिका अचानक उछलकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में एक तरह की रेवरी और अस्पष्ट स्पष्टता एक साथ थी। उसके पीछे एक फीकी रंगत वाली लड़की अचानक उसकी पीठ से चिपकी दिखी। उसकी आंखें नीली हरी थीं, होंठ जेट ब्लैक। वह ठंडी, फीकी और पारदर्शी दिखाई देती, ऐसी की जैसी आत्मा हो जिसे छुड़ाया न जा सके। उसके होने से ओलिका की आत्मा में ठंडक सी घुल गई। उसने नाइटमेयर से बाहर आना मुश्किल पाया। ओलिका पूरी तरह चेतन होने से पहले ही सीढ़ियों की ओर दौड़ा, हाथ फैलाकर मानो किसी अवास्तविक दरवाजे को धकेल रहा हो। एक रहस्यमयी पैटर्न से ढका कांस्य दरवाजा प्रकट हुआ, हिला, चरमराया और एक दरार के साथ खुला, जो एक अनंत अंधेरे की ओर जाता था, जिसमें बाहर की दुनिया को दिखने वाली अवर्णनीय आंखें झांक रही थीं। और उसी क्षण उस दरार से अजीब सी चीजें लहराती और अनजान बाहर आईं। ओलिका दरवाजा खोलकर उस डरावनी दुनिया को कैनाइन स्ट्रीट पर उतारने ही वाला था कि अचानक हवा में फीकी, पारदर्शी हथेलियां दिखाई दी। वे गहरे अंधकार से निकली थीं और दरवाजे की भीतरी दरार पर दबाव डाल रही थीं। वे किसी शरीर से उत्पन्न नहीं हुई थीं। उनकी कलाई खून से लथपथ थी। यह स्पष्ट था कि उन्हें किसने काटा था। दोनों ओर से जबरदस्त जोर लगा। दरवाजा हिलना बंद हुआ, न ही बंद हुआ न और खुला। यूनिट 13 के ऊपर सोवेस्ट हवा में तैर रहा था। उसके हाथों में सोने का एक संडाइल था, जिसे उसने धीरे धीरे ऊपर उठाया। जब सुनहरा संडाइल उसके सिर के ऊपर पहुंचा, उसकी चमक एक तेज रोशनी बनकर फैल गई। अचानक हवा में एक और सूरज प्रकट हुआ, जिसने रोशनी और गर्मी 13 कैनाइन स्ट्रीट पर केंद्रित कर दी।
वे सभी जिन्होंने हमला किया था किसी को भी नुकसान पहुंचाए बिना रोशनी की परत में डूब गए। फी की लड़की की चीख रोशनी में घुल गई, वह विकृत होकर वाष्पित हो गई और काले गैस के झोंके छोड़ गई जो रोशनी में मिल गए। इमारत में एक भी जगह अंधेरा नहीं रहा। सूरज की रोशनी, फीकी पड़ी और रहस्यमयी कांस्य दरवाजा गायब हो गया। जमीन पर एक काला सूजा हुआ शव पड़ा, पीले तेल के दाग छोड़ता हुआ। एक जोरदार आवाज के साथ शव फट गया और एक छोटा पतला आकृति बाहर कूद पड़ी। हालांकि वह उलिका जैसी शक्ल की थी, उसकी त्वचा कौवे जैसी काली थी, मानो उसे स्याही में रंग दिया गया हो। लगभग 1.2-1.3 मीटर लंबा, उसकी त्वचा से चिपचिपा मवाद बह रहा था। प्रकट होते ही वह सीढ़ियों की ओर भागा, तहखाने में छिपकर एक गुप्त फंदा दरवाजा खोलकर आगे बढ़ गया। सिर्फ 10 सेकंड में छोटे काले उलिका ने निकास दरवाजा देखा, आशा पर सतर्क रहा। उसने अपनी दाहिनी मुट्ठी से लगभग 8 पारदर्शी अवास्तविक आकृतियां पैदा की, वो तरह तरह के आकार की, मानो मानव, पौधा और जानवर की विशेषताओं का मिश्रण। कुछ उलिका की बाहों को पकड़कर थे, कुछ उसके पैर उठाकर उसे उड़ने में मदद कर रहे थे। एक यांत्रिक स्विच शिफ्ट हुआ, गियर चलने लगे, निकास दरवाजा खुला जो एक सन्नाटे और अंधेरे गली की ओर जाता था। वहां से नीचे और भी गलियां थीं, किनारों पर घरों की पंक्तियां क्रिम्सन चांद की रोशनी से चमकती हुई। उलिका आत्माओं की मदद से गुप्त मार्ग से बाहर उड़ने ही वाला था कि उसकी आंखों में एक झिलमिल सी परावर्तन सा देखा। एक झील जो रोशनी से जगमगा रही थी, बीच में कंसेंट्रिक सर्कल्स फैल रहे थे, सुंदर अवास्तविक आकृतियां ऊपर उठती हुई। यह एक शक्तिशाली आत्मा थी। लोक कथाओं में इसे झील की देवी कहा जाता है। कई बार स्पिरिट गाइड की शक्ति मृतकों या किसी प्राकृतिक आत्मा पर निर्भर करती है। स्पिरिट वारलॉक प्राकृतिक आत्माओं को नियंत्रित करने में बेहतर होते हैं। उलिका के चारों ओर की पारदर्शी आकृतियां एक एक स्वर में भय की आवाज निकलीं। वे बाहों पैरों को फेंककर काले पतले शरीर में समा गए। एक धमाके के साथ उलिका जमीन पर गिर पड़ा, पर उसे दर्द महसूस न हुआ। यह अचानक हुई नींद का असर था, उसे बिना चेतना के सुला दिया गया। निकास दरवाजे पर डेली सिमोन विच अ स्पिरिट मीडियम गाउन पहने हुआ, नीली आईशैडो और ब्लश के साथ बाहर निकली। 1.2 मीटर का उलिका देखते ही उसने कहा, जिस मृत आत्मा से उसने मिलन किया है वह अजीब है। अगर यह किसी जीवित देह को घर के रूप में इस्तेमाल नहीं करती तो ये जल्दी गायब हो जाएगी। हमें हर सेकंड का उपयोग कर जानकारी इकट्ठा करनी होगी। उसके बगल की छाया से लियोनार्ड मिशेल बाहर आया। वह हैरान था। तुम एक स्पिरिट गाइड नहीं हो। तुम गॉडेस ऑफ द लेक को कैसे नियंत्रित करती हो? क्या तुम कवि नहीं हो? फिर कविताएं क्यों नहीं लिखते? डेली ने चतुराई से उत्तर दिया। गली के दूसरे छोर पर एक कोमल चट्टान पर से एक आकृति नीचे उतरते हुए तेजी से जॉ स्ट्रीट के साए में घुस जाती। उसकी त्वचा हल्की, आंखें नीली, काले बाल घने और थोड़े घुंघराले। यह एंजो था जो 13 कैनाइन स्ट्रीट में उलिका का मेहमान था। एंजो न्यूमिनस एपिस्कोपेट का सदस्य नहीं था, वह लाइफ स्कूल ऑफ थॉट का एक गद्दार था, रोज स्कूल ऑफ थॉट के प्रभाव में आ गया था। वह न ही एपोथेक्री पाथवे का बियॉन्डर था, न ही प्राइमोडियल मून की पूजा करता था। वह बस नियमों से बंधना नहीं चाहता था, जीवन का भोग करना चाहता था। रोज स्कूल का भोगवादी झुकाव उसे जल्दी ही अपनी ओर खींच चुका था। इस बार वह कोलेन में न्यूमिनस एपिस्कोपेट से संपर्क और कुछ मामलों पर सहयोग करने की संभावना पर रोज स्कूल का प्रतिनिधित्व कर रहा था। उसे आश्चर्य हुआ कि टेनेब्रस डिसीज्ड उलिका पर अचानक चर्च ऑफ एवरनाइट ने छापा मारा। यह उच्च स्तर का ऑपरेशन था। शुक्र है मैं एंटी डिविनेशन में अच्छा हूँ, क्लेन सोचता है। चर्च ने मुझे उलिका के घर में होने की जानकारी नहीं दी थी। उन्होंने मुझे उलिका का अधीनस्थ समझा। इससे मुझे मुख्य क्षेत्र से भागने का मौका मिल गया। और सूरज की रोशनी मुख्य रूप से मृत्यु, बुराई और भ्रष्ट वस्तुओं को शुद्ध करती है। इसने मुझे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया। शायद ये डेमीगॉड स्तर का हमला था। एंजो गली के साए में गया और जो हुआ उसे याद भी नहीं रहा। काफी दूरी तक भागने के बाद एंजो ने देखा कि कोई उसका पीछा नहीं कर रहा। वह राहत की सांस लेता और हंसता है। एक विजेता ही विजेता होता है, वह सोचता। अपनी सामान्य आत्मविश्वास वापस पाकर वह गली से आगे बढ़ता, फिर एक बाईं मोड़ पर तेजी से सीढ़ियां उतरता। यह एक खड़ी लंबी सीढ़ी थी जो कई निचली सड़कों तक जाती थी। कैनाइन स्ट्रीट के आसपास सोएस्ट अचानक अपनी आंखें खोलता और लियोनार्ड वर्डेली से कहता, उलिका के घर पर एंजो नाम का एक आदमी था। वह रोज स्कूल का सदस्य है, सीक्वेंस कम नहीं शायद महत्वपूर्ण पद पर है। आपको उसे जल्दी पकड़ना होगा, कोई गलती पीछे न छोड़े। लियोनार्ड ने तुरंत जी कप्तान सोएस्ट कहकर हामी भरी। डेली ने हवा पर ध्यान रखा। थोड़े सेकंड सुनने के बाद बोली, छोटे लोग मुझे बता रहे हैं कि कोई चट्टान से होकर गया था। खड़ी और लंबी सीढ़ी पर क्रिम्सन चांद की रोशनी उसे बीच में रोशन कर रही थी। किनारों पर गहरी परछाइयां छिड़ी हुई थीं। एंजो रात में सामान्य पैदल यात्री की तरह चल रहा था, थोड़ी बेचैनी पर घबराहट के संकेत नहीं। उसे अपनी लगन पर पूरा भरोसा था, एक विजेता जो नाइटहॉक से नहीं पकड़ाया जाएगा। वह सोचता था, बस कुछ और उड़ान भर लूं और काम निपटा दूंगा। पर अचानक सीढ़ी के सबसे निचले हिस्से के पास की परछाई में कुछ महसूस हुआ।
उसने वहां एक आकृति देखी, वह अजीब से रोशनी में अधूरी दिख रही थी। पूर्वी बालाम का पारंपरिक पोशाक पहने उसने माचिस की डिब्बी निकाली और रोशनी के लिए माचिस जलाई। आकृति ने एक माचिस की तीली फेंकी जैसे उपहार दे रही हो, और जब तीली पास आई तो वह अचानक एक भयंकर इन्फर्नो में फट पड़ी। एक आदमी फॉर्मल सूट और टॉप हैट वाले रूप में बाहर निकला। जो चीजें आमतौर पर मॉन्स्टर देखता है वो उसके लिए रोज की बात थी। बिना किसी ज्यादा सोचे एंजो छलांग लगाकर सीढ़ियों से नीचे कूद पड़ा और नीचे की गली में 2 बार लुढ़क गया। उसी समय भूरे रंग की त्वचा वाली कठपुतली ओएफ खड़ी हुई और उसने माचिस की तीली वहीं फेंक दी जहां एंजो खड़ा था। तीली जमीन से टकराने से पहले ही लाल लपटों में फट पड़ी। लपटों के बीच क्लेन की काले सूट और आधे टॉप हेड वाली आकृति चमक उठी, पर एंजो को वह दिखाई नहीं दिया। क्लेन ने 10 सेकंड पहले किसी को तेजी से सीढ़ी से नीचे आते देखा। संभावना थी कि वह उसकी नई कठपुतली थी, तो उसने एक सपनों की भविष्यवाणी की और पाया कि वह आदमी रोज स्कूल का सदस्य है और कोई अच्छा इंसान नहीं। इस नतीजे पर क्लेन ने शिकायत करने में देरी नहीं की, पर समय की कमी थी। उसके पास क्रीपिंग हंगर में दिए गए पेपर एंजल का उपयोग करने का समय नहीं था, इसलिए उसकी घात विफल रही। ओएफ ने सीढ़ी पर अंतिम उड़ान पार कर ली थी। वह एंजो की ओर लंबी छलांग भर रहा था। एंजो का मन कांप गया, बचने का कोई रास्ता नहीं। उसने फुर्ती से अपना शरीर मोड़ा और सामान्य हमले से बचा लिया। फिर उसने अपनी बंदूक निकाली और निशाना साधा। एक धमाके के साथ उसने ओएफ की छाती में गोली मार दी। खून बहा, ओएफ लड़खड़ाया और गिर पड़ा। उसकी सांसें तेजी से कमजोर होने लगीं। क्लेन ने मौके का फायदा उठाया, उसका शरीर गायब हुआ, फिर लक्ष्य के सामने प्रकट हुआ और भागने का रास्ता बंद कर दिया। एंजो को एक अकथनीय पूर्वाभास हुआ। वह आंखें बंद कर बैठा, न जाने क्यों, पर फेट पाथवे के एक मिड सीक्वेंस बियॉन्डर के रूप में अपने अंतर्ज्ञान पर विश्वास करना उसकी आदत थी। तुरंत ही उसने दिशा बदली, आखिरकार दूसरी गली में घुसा, पर तभी सूट वाला आदमी फिर उसके सामने प्रकट हुआ। क्लेन की आकृति हर दिशा में गायब प्रकट हो रही थी, जैसे वह तेजी से एंजो के चारों ओर दौड़ रहा हो, बार बार उसका रास्ता रोकता पर सीधे हमला नहीं करता। चाहे बियॉन्डर शक्तियों का इस्तेमाल हुआ हो या नहीं, एंजो ने कई दिशाओं में सूट और आधा टॉप हेड वाले रूप को देखा। एक पल के लिए आंखें बंद करके एंजो ने सोचा कि उसके सामने दुश्मनों का पूरा झुंड है। ट्रैवलर का असर मैरियोनेटिस्ट के साथ मिलकर काम करता था। सिर्फ 10 सेकंड में एंजो, जो भागते हुए रास्ता खोजने में विफल रहा, थर सा गया। उसके काम अचानक धीमे हो गए, उसके दिमाग और जोड़ों में गोंद भर दिया गया हो। ट्रैवलिंग और मैरियोनेटिस्ट मिलकर ऐसा कर सकते थे। जब क्लेन चारों ओर सफर कर रहा था, वह एंजो से 10 मीटर की दूरी पर था, चुपके से उसकी स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स को नियंत्रित कर रहा था। कोई अच्छा नहीं, ये हमला नहीं कर रहा, ये केवल मुझे रोकता है, नाइट हॉक्स के इंतजार में नहीं बल्कि किसी और वजह से। एंजो ने महसूस किया कि उसका दिल कस गया। वह चट्टान पर पैर रखते ही फिसल गया। उसका शरीर संतुलन खो बैठे, उसकी रिवॉल्वर कई मीटर दूर जा गिरी। क्लोप, दर्द और झटका उसे कुछ पल के लिए बेहोश कर देता है, पर वह फिर वापस तरलता पा लेता है। एंजो इन तरह की घटनाओं से अनजान नहीं था। एक विजेता के रूप में वह अक्सर कम संभाव्य घटनाओं का फायदा उठाकर जीतता था। बिना हिचकिचाहट वह गली के अंत की ओर भागने की कोशिश कर रहा था, बाल उछाल कर समुद्र में छलांग लगाने के इरादे से, पर अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह कफ के दौरे से पीड़ित हो रहा है, इतना कि वह खड़ा नहीं रह पाएगा। बीमारियां, वह चीखता, दुश्मन मुझे बीमारियों से संक्रमित कर सकता है। उसने विश्वास किया कि विरोधी उसे रोक रहा है ताकि यहां उसे संक्रमण किया जा सके। ये सोचकर उसका दिल धड़क उठा। उसने जो ग्रीन एसेंस रिंग पहनी थी वह प्राइमोडियल मून के अनुयायी से मिली थी। ये सक्रिय होने पर मामूली बीमारियां या चोटें ठीक कर देती थी। भाग्य है मैं इसे पहन नहीं रहा, एंजो ने सोचा। मॉन्स्टर पाथवे के बियॉन्डर्स कम रहस्यमयी चीजें पहनते हैं, भले ही वे पहने भी हों, वे अक्सर सिर्फ 1-2 निम्न स्तरीय वस्तुएं होते हैं। क्या ये सब भाग्य पर निर्भर है? एंजो ने फिर से खांसी शुरू कर दी। लक्षण सामान्य नहीं बल्कि बढ़ते जा रहे थे। उसने महसूस किया कि कुछ पर छूटा। एक आकृति उसकी आंखों के सामने से उड़कर चली गई। वह चूक गया। एक विजेता के खिलाफ ओएफ का अचानक हमला असफल रहा। एंजो मुस्कुराने लगा और भागना चाहता था, पर फिर पूर्वाभास आया। उसने अपने महत्वपूर्ण हिस्सों की सुरक्षा के लिए सिकुड़ गया। ओएफ अचानक फूल गया और टूट गया। मांस और खून का तूफान फैला। आसपास के इलाके में फैलकर एंजो पर बार बार चोट पहुंचा। क्लेन ने अपनी तैयारियों में से एक, क्रीपिंग हंगर के उत्परिवर्तन के बाद की शक्ति, का इस्तेमाल किया था। उसने अपनी कठपुतली के शरीर में एक फ्लैश बॉम्ब लगा दिया था। झन झन की आवाज के साथ रूबी जड़ी सोने की अंगूठी गली के पत्थर पर गिर पड़ी। क्लेन की आकृति एंजो के पास आए। उसने बायां हथेली उठाया, अपनी हथेली को गहरा काला बना लिया, मानो दानों से बनी हुई, और दुष्टता से भरा शब्द कहा, धीमा। भाग्य के कारण एंजो अधिकांश नुकसान से बच गया, पर उसका शरीर अचानक धीमा पड़ गया। उसने अपनी सिकुड़ी हुई मुद्रा बदल ली। दर्द से आंखें खुली। सूट और आधा टॉप हेड वाली आकृति उसकी आंखों में झील रही थी। आह, एंजो चीखा। उसने अपने हाथ ऊपर कर लिए, उंगलियों के बीच से खून बहने लगा। मॉन्स्टर, अपने तड़पते हुए लक्ष्य को देखकर क्लेन ने भौहें चढ़ाईं।
उसने स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स को नियंत्रित करना जारी रखा और इस बार पूरा नियंत्रण पाया। दुर्घटनाएं न रुकने दीं, पहले जैसी नहीं हुई। जैसे ही एंजो पर स्केल उगाए और वह आधा पागल हो गया, वह विरोध नहीं कर पाया। क्लेन ने तेजी से और सहजता से नियंत्रण गहरा किया। समय बीता, एंजो अचानक खड़ा हुआ। उसने निकले हुए सांप जैसे स्केल्स छोड़ दिए। वह अपना हाथ छाती पर रखा और क्लेन को झुककर प्रणाम किया, फिर किनारे गया, झुककर रूबी जड़ी सोने की अंगूठी उठाई और बाएं हाथ की तर्जनी पर पहना। यह उसके दूसरे हाथ की पन्ना अंगूठी से मेल खा गई। क्लेन ने अपनी नई कठपुतली को देखकर खुद पर अपनी इच्छा रोक ली। वह देखना चाहता था कि क्या अनोखा है, पर संयम रखा और एंजो को बचे मांस और निशान साफ करने दिया। इसके बाद क्लेन और उसकी कठपुतली छाया में मिलकर गायब हो गए। कुछ मिनट बाद डेली सिमोन और लियोनार्ड, जो बार बार निर्णय में चूक गए थे, सीढ़ी के शीर्ष पर पहुंचे। वे धीरे धीरे नीचे उतरते, आसपास सतर्क और किसी भी युद्ध की खातिर तैयार थे। पर सीढ़ियों के नीचे पहुंचते तक भी उन्हें कोई असामान्यता नहीं मिली, कोई उपयोगी सुराग नहीं मिला। डेली ने हवा पकड़ी, कान पर हाथ रखकर ध्यान से सुनने लगी। कुछ सेकंड बाद वह बोली, एक गोली चली थी। एक हथियार गली के मोड़ पर गिरा था। वह एंजो नाम का आदमी मर गया होगा। लियोनार्ड आश्चर्य में बोला, किसने किया? उसके नज़र से उनकी बार बार हुई विफलताओं की वजह से एंजो आसानी से बच निकला था। रोज स्कूल का कोई मॉनिटर उसे चुप कराने और सबूत मिटाने आया। संभावना शून्य थी। अगर ऐसा हुआ भी होता तो कौन मार सकता था? कोई बियॉन्डर जिसकी सीक्वेंस 5 या 6 हो। यह अद्भुत था कि रेड ग्लव्स ने आज ऑपरेशन से पहले एंटी डिविनेशन लागू करने के लिए सील्ड आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल किया था। किसी के लिए भी इसकी भविष्यवाणी और भागते एंजो का शिकार करना असंभव था। डेली ने सिर हिलाया। छोटे लोगों ने कुछ नहीं देखा। शायद यह एंटी डिवाइना है या एंजो का दुश्मन जो आज रात कार्रवाई करने वाला था। बस अनुमान था और दोनों अलग अलग गलियों में सुराग तलाशने लगे। इस मौके का फायदा उठाते हुए लियोनार्ड एक गली के पास चक्कर लगाकर बाड़ के पास आया। धीले स्वर में उसने पूछा, ओल्ड मैन, कुछ मिला? लियो में पेलेज जोरोएस ने 3 सेकंड बाद उत्तर दिया, तुमने एक दर्दनाक चीख सुनी होती और उसे पीछा करने के लिए दिशा चुनी होती। वह चीख एंजो की थी। उसने कुछ बहुत डरावना और अवर्णनीय देखा, कुछ ऐसा जो सीधे उसकी आत्मा को नुकसान पहुंचा सकता था। लियोनार्ड सहम कर बोला, अत्यंत डरावना और अवर्णनीय, और वे आगे देखते रहे। सराय में क्लेन अपनी नई कठपुतली के साथ टेलीपोर्ट कर वापस आया। उसने कठपुतली को अपने पास खड़ा किया और बैठ गया। कठपुतली को देखते हुए वह आह भरा, मॉन्स्टर पाथवे का एक बियॉन्डर फिर भी सीना से इन्फीरियर है। परिवहन में आसानी के लिए उसे सोने के सिक्कों में छिपाने का तरीका नहीं है। मैं उसे बस अपने साथ चला सकता हूँ। उसके बियॉन्डर सीक्वेंस से वह रोज स्कूल का कोई सदस्य नहीं था, पर सीक्वेंस कम भी नहीं था। उसका कुछ महत्व जरूर होगा। इसका मतलब यह भी है कि अगर मैं उसे नहीं बदलूंगा, रोज स्कूल वह मेरे पीछे रह सकता है। इसके बजाय मैं उसे दूसरे भूभाग पर अकेला भेजकर चारा बना सकता हूं। पर लालच को मत बढ़ने दो। सदर्न कॉन्टिनेंट रोज स्कूल का प्रभावक क्षेत्र है। एक बार मैं अपना स्थान उजागर कर दूं तो मदर ट्री ऑफ डिजायर मुझ पर काफी ध्यान दे सकती है। सिर्फ एक संत नहीं, बल्कि एक देवदूत भी आ सकता है। हाँ, अगर मैं इसकी कठपुतली का भेष बदल दूं तो बेहतर है। एक फेसलेस के रूप में मैं भेष बदलने में कुशल हूं। फिर मैं अगली कठपुतली खोजने के लिए रहस्यवादी तरीकों का प्रयास जारी रखूंगा। मैं डेनिट्स की जांच पूरी कर लूंगा और मिस्टर अजीक के मुझे ढूंढने आने का इंतजार करूंगा। क्लेन ने जल्दी से निर्णय लिया। असंख्य साधनों का उपयोग करते हुए उसने अपनी नई कठपुतली के स्तर और बियॉन्डर शक्तियों का आंकलन किया। वह फेट पाथवे का एक सीक्वेंस 5 विजेता था। इस पाथवे पर एक सीक्वेंस 9 मॉन्स्टर अत्यधिक आध्यात्मिक धारणा रखता है। वे अक्सर ऐसी आवाजें सुनते हैं जो अन्य नहीं सुन पाते। वे ऐसी चीजें देखते हैं जो दूसरे नहीं देख पाते। यह उन्हें कभी कभी भविष्य दृष्टि और खतरे के प्रति तीव्र अंतर्ज्ञान देता है। इस सीक्वेंस के बियॉन्डर्स ज्ञानोदय की स्थिति में प्रवेश करते हैं। वे समझ से बाहर शब्द बुदबुदाते हैं, इसीलिए उन्हें असली राक्षस माना जाता है। सीक्वेंस 8 रोबोट की बात करें तो उनमें डरावनी गणितीय कौशल और सटीक नियंत्रण आता है। उनके शरीर के अलग हिस्से इन पहलुओं में स्पष्ट बढ़ोतरी पाते, जिससे वे नज़दीकी मुकाबला और निशाना लगाने में माहिर होते। साथ ही उनमें भविष्यवाणी और एंटी डिविनेशन की शक्तियां भी रहती हैं। सीक्वेंस 7 को लकी वन कहा जाता है। इन बियॉन्डर्स को रोजमर्रा में अचानक अत्यधिक भाग्य मिलता है। सड़क पर पैसा मिलना, दुश्मन निशाना चूकना, पासा परिणाम उनके पक्ष में आना। जिन महिलाओं को वे चाहते हैं वे भी उन्हें पसंद कर लें। पर उनकी किस्मत स्थिर नहीं रहती, उतार चढ़ाव आता है। कभी बेहद भाग्यशाली होते हैं, कभी साधारण। इसलिए इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, अपेक्षाएं कम रखनी चाहिए। सीक्वेंस 6 कैलामिटी प्रीस्ट है। वे निष्क्रिय रूप से तरह तरह की विपत्तियों का सामना कर सकते हैं, पर उन्हें पहले से पहचानकर असर कम करने का इंतजाम कर सकते हैं। दूसरी ओर वे सक्रिय रूप से विपत्तियां आकर्षित कर सकते हैं। ये लाभ उठाकर वे हमला भी कर सकते हैं।
कैलामिटी प्रीस्ट मानसिक तूफान भी पैदा कर सकते, अपने प्रतिद्वंद्वी की आत्मा को प्रभावित कर उन्हें चक्कराया और खोया हुआ महसूस करवा देते। ऐसा लक्ष्य गलती करने के लिए अधिक प्रवण हो जाता, विपत्ति बढ़ती और अंततः उसे निगल लेती। सीक्वेंस 5 विजेता के ऊपर बियॉन्डर्स सीमित हद तक अपना भाग्य नियंत्रित कर सकते हैं। वे बड़ी मात्रा में भाग्य जमा कर सकते हैं और महत्वपूर्ण क्षणों में अपने जीवन के किसी भी खतरे को कई गुना कम कर सकते हैं। समय समय पर वे अपने दैनिक जीवन में भी दुर्लभ लाभों का सामना कर सकते हैं, जैसे किसी की गलती से विरासत मिलना, उनका अजीब चलना विरोधियों को भ्रमित कर देना इत्यादि। इस स्तर पर फेट पाथवे के बियॉन्डर्स की फोसाइट काफ़ी तीव्र होती है। भविष्यवाणी हो या एंटी डिविनेशन, वे रहस्यवाद के माहिर होते हैं। मॉन्स्टर पाथवे के बियॉन्डर्स चरम पर होते हैं। आध्यात्मिकता और भाग्य के अलावा उनमें लगभग शून्य बियॉन्डर शक्तियां होती हैं। उनकी कॉन्स्टिट्यूशन और कैलकुलेशन स्किल्स रोबोट के समान होती हैं, फिर भी आगे की उन्नति सीमित होती है। यह मेरे लिए एक शार्लटन का आदर्श मॉडल है। उनमें कोई आक्रामक या रक्षात्मक क्षमताएं नहीं, सिर्फ उनका पूर्वाभास और किस्मत काम आती है। मुझे कहना होगा कि यह 22 बियॉन्डर पाथवे में सबसे अनोखा रास्ता है। मैं उनके पड़ोसी पाथवे ढूंढ सकता हूं या अनुमान लगा सकता हूं। मॉन्स्टर पाथवे रादर एसोशल लगता है, शायद भाग्य केंद्रित बियॉन्डर पाथवे ही अकेलेपन के लिए अभिशप्त है। क्लेन चुपचाप सोचता है और अपनी कठपुतली के उपयोग के बारे में कुछ योजनाएं बनाता है। बेशक उसे अभी ग्रे फॉग के ऊपर भविष्यवाणी करनी थी। उसे देखना था कि बियॉन्डर की वास्तविक मृत्यु के बाद भी निष्क्रिय, अच्छा भाग्य और विपत्तियां मौजूद रहेंगी या नहीं। यदि वे सचमुच मौजूद हैं तो क्लेन को लगातार इन विपत्तियों की परख से गुजरना होगा। तुलनात्मक रूप से एडमिरल ऑफ ब्लड सीना अभी भी कठपुतली के रूप में बेहतर था, पर लोग चीज़ों की कदर अक्सर तभी करते हैं जब वे चले जाते हैं। क्लेन खुद पर हंसता है। मॉन्स्टर पाथवे के लक्षणों से उसने मिड और लो सीक्वेंस बियॉन्डर से निपटने के प्रभावी साधन सोचे। पहला, उन्हें आश्चर्यचकित करके सीधे उन्हें कुछ दिखाना। वे ग्रे फॉग या अन्य चित्रों को सीधे देखेंगे, जिससे उनका मानसिक विघटन होगा और शरीर क्षतिग्रस्त होगा। वे नियंत्रण खो देंगे। दूसरा, कोई विशेष वस्तु फेंकना ताकि वे वह देखें जो नहीं देखना चाहिए। मेरे पास एक ब्लड क्रिस्टल है जो ब्लैद्र की ऑरा पैदा कर सकता है। तीसरा, उन्हें दुर्भाग्य देने के लिए भड़काना, अभागा होने का नाटक करना ताकि जवाबी हमला का मौका मिले। अपने विचारों के बीच क्लेन ने कठपुतली की जेबें खाली करवाईं। 35 पाउंड 10 सोली और 7 पेंस और एक चमड़े का बटुआ निकला। बटुए की सतह और अंदर फूल और नाम कढ़ा हुआ था, पूरी तरह हस्तनिर्मित सा। एंजो, तुम्हारा नाम है या नहीं? तुम्हारा नाम एंजो है। क्लेन ने अपनी कठपुतली पर एक नज़र डाली और दाहिने हाथ की पन्ना जड़ी अंगूठी की ओर देखा। भविष्यवाणी से उसने जाना कि अंगूठी का नाम ग्रीन एसेंस था। इसका प्रभाव मामूली रोग या चोटों का इलाज था। यही वजह थी कि इसका नकारात्मक असर तुच्छ था, ये बस मक्खियों को आकर्षित करता था। शुक्र है कि मैं इसे नहीं पहन रहा, क्लेन ने ठहाका लगाया। मॉन्स्टर पाथवे के बियॉन्डर्स कम रहस्यमयी वस्तुएं पहनते हैं, अगर पहनते भी हैं तो बहुत कम। क्या ये भाग्य की आवश्यकता है? क्लेन ने नज़र एंजो पर से हटाकर सोने के सिक्के अपनी उंगलियों में घिसलाए और कुछ समय बाद सिक्का उछलकर उसकी हथेली पर गिरा। क्लीन ने अपनी हथेली की ओर देखा। उसकी आंखें जैसे सोने के सिक्के की तरह चमक रही थीं। ये चेतावनी थी। इसका मतलब था कि क्लीन को कठपुतली की आंखों से खुद को देखना चाहिए। ये जानकारी मिलते ही क्लीन ठिठक गया। उसने एंजो को धूसर धुंध के ऊपर भेजने के लिए एक अनुष्ठान करने का सोचा। यह अपेक्षाकृत सुरक्षित तरीका था। उसकी आत्मा और शरीर को हुई क्षति वातावरण ही रोक लेगा और वह फिर कोशिश कर सकता था। फिर भी उसे शंका हुई कि उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि भाग्य मार्ग के अतीन्द्रिय लोग उसके शरीर पर रहस्यमय स्थान का प्रक्षेपण देख रहे थे। धूसर धुंध के ऊपर वह विशिष्टता शायद अब नहीं रही। बाहर से देखने के बजाय यह अंदरूनी रूप से देखा जा रहा था, किसी हाथी के शरीर को निहारने जैसा था, जो वह बाहर से नहीं कर सकता। अपनी उंगलियां कसकर जोड़कर उसने लंबे समय तक सोने के सिक्के को मुट्ठी में थाम रखा और फिर ठान लिया। अचानक वह उठ खड़ा हुआ, अनुष्ठान की खंजर निकाली और कमरे को अलग करने के लिए आध्यात्मिकता की दीवार खड़ी कर दी ताकि संभावित चीखें या अजीब हलचल कोई सुन ना पाए। फौरन उसने अनुष्ठान स्थापित किया और क्रीपिंग हंगर को धूसर धुंध के ऊपर बलि के रूप में चढ़ा दिया। वह डरा हुआ था कि यदि कुछ गलत हुआ तो दस्ताना उसके खिलाफ मुड़ सकता था। क्रीपिंग हंगर में एक खास विशेषता थी, अगर उसे भरपेट भोजन न मिले और वह पूरे दिन किसी व्यक्ति को भोजन न बना पाए तो वह पहनने वाले को खाने जैसा देखने लगता था। क्लीन अक्सर उसे खिलाने के बजाय भूखा रखता था। सभी तैयारियां व्यवस्थित करने के बाद क्लीन ने एंजो से फूल ऑफ ब्लड लेने के लिए कहा और उसे बाईं हथेली पर पहन लिया ताकि यदि उसको गंभीर शारीरिक चोट आए तो वह ठीक हो सके। जैसे ही वह पहनने ही वाला था, एक कागज निकाला और लिखा, रिंग उतारना याद रखना। उसे डर था कि प्रयोग के बाद उसकी बुद्धि कमजोर पड़ सकती है और वह अंगूठी नहीं उतारेगा। सोचते हुए उसने खुद से हंसी भी कि शायद किसी राजकुमारी को मुझे चुंबन से जगाने की जरूरत पड़े, नहीं बस अंगूठी उतारे। ऊपर का वस्त्र उतारकर उसने अंगूठी पहनी।
फिर वह अपनी नई कठपुतली विजेता एंजो की तरफ देखने लगा। संकट और घबराहट थी, पर अनुभवी होने का विश्वास उसे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहा था। काफी समायोजन और ध्यान की अवस्था लेने के बाद उसने कठपुतली को धीरे धीरे घुमाकर अपने पास देखा। विजेता की आंखों से उसने धूसर सफेद धुंध की पतली परत देखी। धुंध के बीच नीले काल रंग से सना एक भव्य प्रकाश दरवाजा उभर रहा था, गोलाकार परतों में घिरा हुआ। उनमें पारदर्शी और अर्धपारदर्शी कीड़े लिपटे थे। उन पर जटिल अवर्णनीय प्रतीक थे जिनका अर्थ गहरा था। क्लीन इससे पहले खुद को समेट न पाया कि अचानक उसका दिमाग झंझना गया और वह बेहोश हो गया। कुछ अज्ञात समय बाद वह धीरे धीरे होश में आया। उसे लगा जैसे उसने कुछ पलों के लिए अपनी याददाश्त खो दी हो, मानो सुबह तक सो गया हो। उसने उठकर देखा, बाहर अभी भी अंधेरा था, किंतु पल भर बाद उसे एंजो की तरफ से कई दृश्य और आवाजें याद आ गईं। ठीक है, मैंने ये पता लगाने की कोशिश की कि मॉन्स्टर मार्ग के अतीन्द्रिय लोग मेरे शरीर से क्या देख सकते हैं। मैंने ज्यादा उत्तेजना झेली और बेहोश हो गया। मुझे अब भी कुछ दर्दनाक चीखों की आभास रहती है। क्या वह मैं था? क्लीन ने जल्दी से अपनी हालत तलाशी और देखा कि उसके शरीर पर भयानक खून से सना बड़ा घाव था, जैसे कोई भीतर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। उस घाव की मांसपेशियां अजीब तरह से हलचल करके फिर से जुड़ने लगीं। उसने जमीन देखा, उसके लेटे स्थान के चारों ओर खून की एक परती रेखा थी। शुक्र है कि मैंने फूल ऑफ ब्लड पहना था, वरना शायद मैं धीरे धीरे मर रहा होता। अब मुझे आश्चर्य है, क्या मैं फिर इंसानी रूप में वापस आऊंगा या कुछ और? उसने आंखें मलते हुए चारों ओर देखा। फर्नीचर गिरा हुआ था, पर आध्यात्मिक दीवार बरकरार थी। असामान्यता केवल उसके पास और उसके चारों ओर सीमित थी, और उसके घाव के तेजी से भरने से वह समझ गया कि वह 1 मिनट से ज्यादा समय तक बेहोश नहीं रहा था। जब उसने उठकर इलाके की सफाई की तो उसे वही नोट मिला जिस पर लिखा था, अंगूठी उतारना याद रखना। वह अचानक समझ गया और अंगूठी उतार ली। यादें उमड़ आईं। क्लीन ने सिर हिलाया और डर और हल्की हंसी के साथ बुदबुदाया, कभी कभी भाग्य सच में अहम होता है। अगर फूल ऑफ ब्लड का प्रभाव चरम पर पहुंच गया होता, मैं इन शब्दों को पहचान भी न पाता। उसने एंजो को फूल ऑफ ब्लड पहनाया और ग्रीन एसेंस उतार दिया। ग्रीन एसेंस से इलाज होते ही उसे असुविधा नहीं रही। अब उसने उस दृश्य पर ध्यान केंद्रित किया जिसे उसने देखा था, वही दृश्य जो भाग्य मार्ग के अतीन्द्रिय लोगों ने उसके ऊपर देखा था। नीले काले रंग से सना प्रकाश दरवाजा, अनगिनत गोलाकार प्रकाश और उन पर चिपके पारदर्शी अर्धपारदर्शी कीड़े, प्रतीक जो रहस्य और ज्ञान छिपाए हुए थे, पर अति दृष्टि कुछ भी समझ ना पाती थी। क्या ये किसी पौराणिक प्राणी का रूप है या सीक्वेंस शून्य के सच्चे देवता का संकेत? धूसर धुंध की परत के कारण केवल भाग्य मार्ग के अतीन्द्रिय लोग ही इसे सीधे देख सकते हैं, और वे भी शून्य प्रतिक्रिया पाते हैं। क्लीन ने कुछ समय सोचकर भविष्यवाणियां की और पाया कि प्रकाश दरवाजा अप्रेंटिस की कुर्सी पर बने प्रतीकों जैसा दिखता है। शायद यह मिस्टर डोर की ओर संकेत कर रहा था। अनगिनत स्टैक की गई गोलाकार रोशनी उसकी निजी स्मृतियों से मेल खाती थी। क्या उसका अवचेतन दृश्य को प्रभावित कर रहा था? विकृत और पारदर्शी कीड़े होनासिस पर्वत की एक विशाल सिंहासन सी दिखती थी, परंतु छोटे छोटे अंतर मौजूद थे। क्या ये सीक्वेंस शून्य सियर मार्ग का कोई मूर्ख है? अर्धपारदर्शी वाले स्पष्ट रूप से पहचान पाना मुश्किल था। नीले काले रंग ने उसे रहस्यमय स्थान की गहराई से जोड़ रखा था। जब वह प्रकाश की सीढ़ियों के ऊपरी कदमों पर खड़ा था, उसने हवा में इकट्ठे बादलों पर नीले काले संकेत देखे। वह सोचता रहा, पर किसी निर्णायक उत्तर तक नहीं पहुंचा। बस दिमाग के एक कोने में रख लिया और सुराग मिलने पर विश्लेषण करेगा। दृश्य साफ होने के बाद उसने वामवर्त 4 कदम लिए और धूसर धुंध के ऊपर चल पड़ा, ये जांचने की क्या एंजो के पास कोई निष्क्रिय भाग्य या दुर्भाग्य शेष है। बायम एक गरीब इलाके में एक जर्जसा घर। एडमिरल ऑफ स्टॉस कैटली मेज के पीछे बैठी थी, दरवाजे की ओर देख रही थी जब खटखट की आवाज आई। अंदर आओ, उसने अपनी आवाज छिपाते हुए नहीं कही। दरवाजा चरमराया और द हंग मैन अंदर आया, हुड वाला काला चोगा पहने हुए। उसकी संदिग्ध वेशभूषा देखकर कैटली ने अपने भारी चश्मे को ठीक किया और मुस्कुराए। अगर तुम ऐसे बाहर निकले हो तो 5 मिनट में चर्च ऑफ स्टॉर्म्स के लोग तुम्हें घेर लेंगे। द हंग मैन ने कोई भेष नहीं बदला था, क्योंकि उसे पता था कि उसके गेरमन स्पैरो ने फ्यूचर पर चढ़ने की अनुमति दे रखी थी। कैटली ने हल्के से कहा, मेरे सामने ये भेष मायने नहीं रखते। हंग मैन ने भी इसका सम्मान किया और सीधे मुद्दे पर आ गया, मैं आपकी मदद चाहता हूँ। कैटली ने अपना दाहिना हाथ बाईं कोहनी पर रखा और बोली, मुझे और जानकारी चाहिए। तुम्हारी वर्तमान स्थिति, शक्ति और संसाधन के साथ तुम आर्टिजन की समस्या बिना मेरी मदद के हल कर सकते हो, फिर भी तुम क्यों मदद मांग रहे हो? अल्जर ने कहा, मैं नहीं चाहता कि यह चर्चा का विषय बने। वह मदद इसलिए मांग रहा था कि मामला सार्वजनिक न हो। कैटली ने पंक्तियों के बीच का अर्थ समझ लिया। द हंग मैन का व्यवहार किसी कड़े पदानुक्रम वाले समूह से प्रभावित लगता था। अल्जर ने बताया कि आर्टिजन संभवतः प्रिमोडियल मून के अनुयायियों द्वारा नियंत्रित है, दक्षिणी महाद्वीप के एक समूह से जो लाइफ स्कूल ऑफ थॉट से संबद्ध नहीं थे। कैटली ने सुझाया, तो मिस्टर मून को क्यों न ढूंढो? उन्हें ऐसे मामलों में दिलचस्पी होगी।
अल्जर ने कहा कि वह अंतिम उपाय के रूप में द वर्ल्ड का उपयोग कर सकता है, वह अपनी क्षमता साबित करना चाहता था। कैटली ने कहा, अगर स्थिति इतनी गंभीर है तो सीधे द वर्ल्ड को क्यों न ढूंढें। अल्जर ने स्पष्ट किया कि वह अपनी समस्या खुद हल करना चाहता है, इसलिए वे और जानकारी इकट्ठा करेंगे। अल्जर ने आगे बताया कि आर्टिजन सीएल्फ, जो इंटिस का रहने वाला था, का जीवन शैली भले ही शानदार था, पर असल में उसने चर्च ऑफ स्टीम को धोखा दिया और बायम में छिप गया। उसे पहले अजीब बीमारी हुई और फिर प्रिमोडियल मून के अनुयायियों के नियंत्रण में चला गया, ये दावा करते हुए कि वे उसे नया जीवन दे सकते हैं। कैटली ने कहा कि आर्टिजन के पास रहस्यमयी वस्तुओं की कमी नहीं होगी और उसकी शक्ति संभवतः सीक्वेंस 5 तक है। अल्जर ने संदिग्ध तौर पर बताया कि आर्टिजन ने कुछ इच्छा व्यक्त की होगी और वे उसे धमकी लुभावन तरीकों से नियंत्रित कर रहे होंगे, शायद कोई अर्धदेवता शामिल न हो। जब कैटली ने पूछा कि उन प्रिमोडियल मून अनुयायियों ने आर्टिजन को कैसे ढूंढा, अल्जर ने कहा कि वह केवल भरोसेमंद परिचितों के साथ ही व्यापार करता था, सतर्क और संकुचित दायरे वाला। उसके पास चैनल बढ़ाने का शौक नहीं था। अल्जर ने एक सिद्धांत दिया, उसने पहले द वर्ल्ड को आर्टिजन को वेयरवुल्फ अतीन्द्रिय विशेषता बेचने में देखा था। वेयरवुल्फ मार्ग म्यूटेंट मार्ग से जुड़ा है और रोज स्कूल ऑफ थॉट का कड़ाई से नियंत्रण रहता है। दक्षिणी महाद्वीप के प्रिमोडियल मून मानने वाले भी संभवतः रोज स्कूल ऑफ थॉट से जुड़े थे, इसीलिए आर्टिजन पर निशाना साधा गया। कैटली ने पूछा कि यदि उनका खून मिल सके तो वह पुष्टि कर सकती थी। अल्जर ने कहा कि वह लंबे समय तक बायम में नहीं रह सकता, अगर मदद चाहिए तो जल्दी चाहिए। बाद में द हंगमैन गया और कैटली ने हीथ डॉयल को बुलाया, रोज बिशप, जो फ्यूचर का दूसरा सहयोगी था, और उसे मामला सौंप दिया। क्लीन ने उस समय 2 शाखाएं पकड़ी और बिना हिले मंत्र दोहराए। इसका मतलब था कि एक भविष्यवाणी विफल रही थी और कोलाइन शहर में उसे दूसरी कठपुतली नहीं मिल पाई थी। रहस्यवाद अस्थायी रूप से बेकार लग रहा था। वह सोच रहा था कि कल वह सामान बांधकर निकल जाएगा। एंजो उसके बगल में खड़ा था, जमीन की ओर देख रहा था और एक कप काली चाय बनाकर पेश कर रहा था। पहले की तुलना में इस विजेता की त्वचा ज्यादा लाल और छिलने जैसी दिख रही थी। क्लीन इसे समुद्र तट पर ले गया था ताकि तेज धूप में उसकी त्वचा बदली दिखाई दे और रोज स्कूल ऑफ थॉट उसे पहचान ना पाए। कठपुतली की उपस्थिति बदलने के अलावा क्लीन ने कुछ रहस्य प्रबंधन भी किए, पेपर एंजल गले लगाने की क्रिया और अजीक की तांबे की सीटी का इस्तेमाल। चाय लेते हुए क्लीन ने पूर्वी पश्चिमी बालम के नक्शे पर नजर डाली और सोचा कि दूसरी कठपुतली कहाँ मिलेगी। उसी समय उसके चारों ओर रंग गहरे हुए, जैसे किसी कलाकार ने उस क्षेत्र को पेंट से रेखांकित कर दिया हो। अचानक एंजो के पास एक व्यक्ति प्रकट हुआ, रेशमी टॉप हैट और काले सूट में, कांस्य त्वचा और अनुभवी आंखें। मिस्टर अजीक अगस्त थे। मिस्टर अजीक ने तांबे की सीटी से क्लीन का स्थान पकड़ लिया। क्लीन अंदर से घबरा उठा, वह रोक न सका। अजीक अब शांत दिख रहे थे और उन्होंने पूछा, क्या आप तैयार हैं? क्लीन ने एंजो की ओर इशारा किया और खुद से कहा, तैयार? बिल्कुल नहीं, अजीक बोले, उस दस्ताने को अभी भी सील करने की जरूरत है। क्लीन ने जवाब दिया, हाँ, 1 सेकंड दीजिए, मुझे वॉशरूम जाना होगा। एक निजी हास्यात्मक पल हुआ जहां क्लीन का खुद को शर्मिंदा होना दिखता है। एंजो ने तब अपना दाहिना हाथ उतारा, उसके बाएं हाथ पर फूल ऑफ ब्लड और ग्रीन एसेंस की अंगूठियां थीं। ये क्रीपिंग हंगर था। आमतौर पर क्लीन इसे धूसर धुंध के ऊपर फेंक देता था क्योंकि इसकी मूल सील क्षतिग्रस्त हो चुकी थी। रोजाना ये किसी जीवित का सेवन चाहता था, वरना पहनने वाले को ही भोजन मान लेता। क्लीन ने इस बार क्रीपिंग हंगर को वास्तविक दुनिया में लाया और उसे एंजो ने पहन लिया, और उसे खाने से रोकने के लिए क्लीन ने कुछ मशरूम पास में रखे और कठपुतली को कम से कम 5 मीटर दूर रखा। अजीक ने दस्ताना उठाया और क्लीन ने मशरूम फेंके। क्लीन की उंगलियां चटकते ही मशरूम लाल लौ में जले। ये क्लीन की जादुई शक्ति का प्रदर्शन था। उसने कहा कि मशरूम क्रीपिंग हंगर को थोड़ा डराते हैं, पर असल में ये बहुत भी प्रभावी नहीं था क्योंकि मशरूम के खत्म होते ही हंगर फिर सामान्य हो जाता। अजीक ने दस्ताने पर नजर डाली और अचानक वातावरण अंधेरा हो गया। भूतिया सफेद और गहरे हरे प्रतीक हवा में प्रकट हुए। वे एक काल्पनिक कांस्य दरवाजे की तरह जुड़ गए और क्रीपिंग हंगर पर उतर गए। कुछ सेकंड में दस्ताने की सतह के खून के धब्बे मिट गए और वह फिर सामान्य पतली परतदार दस्ताना बन गया। अब कोई उन्माद या इच्छा का संकेत नहीं था। अजीक ने कहा, यह पहले जैसा ही है, और क्रीपिंग हंगर क्लीन को सौंप दिया। क्लीन ने धन्यवाद महसूस किया और क्रीपिंग हंगर को बाएं हाथ पर पहन लिया। फिर उसने मिस्टर अजीक से कहा कि बरसिक्सी से गुजरते हुए उसने बार बार एक सपना देखा। सपना अंधेरा और ठंडा था। एक उल्टे मकबरे में अनगिनत ताबूत थे जिनमें सड़े हुए शव थे। उनकी पीठ पर घने सफेद पंख थे जिन पर पीला तेल के दाग थे। मकबरे के गहरे भाग में काला कोहरा फैला था। सपना पढ़ते बताते ही क्लीन जाग जाता था। ये न्यूमिनस एपिस्कोपेट के आर्टिफिशियल डेथ प्रोजेक्ट के उपउत्पाद जैसा लगा। अजीक ने शांतिपूर्वक कहा कि यह शायद बरसिक्सी में डेथ द्वारा छोड़ी गई किसी चीज से जुड़ा है और न्यूमिनस एपिस्कोपेट का आर्टिफिशियल डेथ प्रोजेक्ट किसी स्तर तक उन्नत हो चुका है। क्लीन ने धीमे स्वर में कहा कि उसकी सपना सूचना और भविष्यवाणी चेतावनी जैसी है और अजीक इसे हल्के में नहीं ले रहे थे। वे फोर्थ इपोक के डेथ कौंसल थे।
क्लीन ने कहा कि उसे बस एक और चीज़ की पुष्टि करनी है, क्या एडमिरल हिल लुडवेल किसी खतरनाक जगह पर है और उसके पास न्यूमिनस एपिस्कोपेट अर्धदेवता तो नहीं। अजीक ने कहा कि वे आसपास पहुंचने पर इसकी पुष्टि कर लेंगे। क्लीन ने एंजो से सोने की डंडी निकालने को कहा और तब अजीक ने क्लीन का कंधा पकड़ा। सभी रंग अचानक और भी गहरे लाल और काले हो गए। वे आत्मा की दुनिया में जा रहे थे, काले सोने से जड़े डंडे का साथ लेकर। वे आत्मा की दुनिया में कुछ देख या सुन रहे थे। कुछ सेकंड बाद अजीक ने कहा, कोई समस्या नहीं है, कहकर वे निकले और क्लीन ने अजीक की यादों के सुरागों को याद किया। अजीक पहले वाइस एडमिरल अल्मैंड ट्रेसी के पास किसी प्राचीन इतिहास से जुड़ा था और तब उन्होंने कहा था कि समस्या गंभीर नहीं है, पर बाद में उनका सामना डेमोनिस ऑफ अनेजिंग कैटरीना से हुआ था। आत्मा की दुनिया से निकलते ही क्लीन ने देखा कि वे एक विशाल जहाज ब्लैक ट्यूलिप पर पहुंचे थे। एडमिरल हिल लुडवेल के डेक पर लोग थे। लुडवेल की दाहिनी उंगली पर काली अंगूठी चमकी और उसकी आंखों में पीली सफेद लौ झलक उठी। वह झुक गया और अजीक के सामने दंडवत हुआ जैसे वे उसके सर्वोच्च स्वामी हों। बाकी क्रू, ज़ोंबी, कंकाल, प्रेत सबने सिर झुका दिया। क्लीन हैरान खड़ा रहा। अजीक ने लुडवेल से पूछा कि आर्टिफिशियल डेथ परियोजना किस स्तर पर है। लुडवेल ने विनम्रतापूर्वक बताया कि आर्टिफिशियल डेथ अब उच्च क्रम के अतीन्द्रिय लोगों को प्रभावित कर सकता है, पर अभी भी प्रार्थना और अनुष्ठान का जवाब देने में असमर्थ है। फिर लुडवेल ने काली चौकोर अंगूठी निकाली और अजीक को दे दी। अजीक ने उसे अपनी बाईं तर्जनी पर पहन लिया। अचानक जहाज पर उपस्थित सभी जीवों का व्यवहार बदल गया। ज़ोंबी, प्रेत, क्रू सभी घुटने टेक दिए। अजीक ने कुछ कदम आगे बढ़कर लुडवेल से कहा, तुम 1 साल के लिए उसकी कठपुतली बनोगे। जब समय पूरा होगा तुम आत्मा की दुनिया में लौट सकते हो। लुडवेल ने सहमति में कहा, हाँ माननीय डेथ कौंसल। जैसे ही शब्द कहे गए, भूतिया प्रतीक एक काल्पनिक कांस्य दरवाजे की तरह बनकर लुडवेल के माथे में छप गए और क्लीन ने अजीक के इशारे पर दोनों कदम बढ़ाए और लुडवेल के आत्मा धागे नियंत्रित किए। लुडवेल कुछ बार हिलने दिखने की कोशिश करता रहा पर नाकाम रहा। फिर वह सिर झुकाकर क्लीन के पास आ गया और विजेता एंजो के बगल में खड़ा हो गया। अजीक ने शांत स्वर में कहा, डेथ मार्ग में उच्च स्तरीय अतीन्द्रिय लोगों के पास निम्न स्तरीय पर अत्यंत दमनकारी शक्तियां होती हैं। क्लीन चुप रहा और सब देखते रहे। फिर एक ज़ोंबी उठकर क्लीन के सामने आया और वह वही मरलोक का फलिंग था जिसे क्लीन खो चुका था। क्लीन की भावनाएं उमड़ पड़ी। आखिरकार उसने अपना खोया हुआ सामान वापस पा लिया। उसने मरलोक का फलिंग को उठाया और अजीक को धन्यवाद किया। तब अजीक ने कहा कि वे आगे बरसेक्सी जाएंगे और उनसे मदद के लिए तांबे की सीटी मांगी। क्लीन ने प्राचीन सिगार केस निकाला और उसे दे दिया। अजीक बोले कि उनकी अंतर्दृष्टि के अनुसार यह अंगूठी, तांबे की सीटी और उनकी उपस्थिति मिलकर उन्हें उस स्थान तक पहुंचा सकती है जहां डेथ की मृत्यु हुई थी, और शायद उसे वहां कुछ जवाब मिले जो उन्हें बार बार मारने और पुनर्जीवित होने के चक्र के रहस्य को समझने में मदद करें। क्लीन ने एक बार फिर कहा कि उसका सपना बहुत खतरनाक था। अजीक ने सुझाव दिया कि पहले न्यूमिनस एपिस्कोपेट के सदस्यों को ढूंढा जाए जो आर्टिफिशियल डेथ प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, तब वे और अधिक जानकारी पाएंगे। फिर अजीक ने कहा, मुझे एक आवाज़ बुला रही है। रंग तेजी से चमकते रहे और अजीक की आंखें किसी अज्ञात दिशा से आ रही पुकार सुनने लगीं। उनकी मुट्ठी भींची और आत्मा की दुनिया का दृश्य एक काले भंवर में बदल गया जो फैलकर अजीक, क्लीन और उनकी कठपुतलियों को निगल गया। क्लीन को अचानक चक्कर आया और उल्टी सी होने लगी। जब वह संभला तो पाया कि वे एक अंधेरे ठंडे मकबरे के अंदर थे। खुली ताबूतें और उनके अंदर सड़े हुए शव उनकी पीठ पर सफ़ेद पंख थे। क्लीन ने अंदर ही अंदर डरी हुई आवाज़ में कहा, हम यहाँ कैसे आए? मैंने तो तुम्हें चेतावनी दी थी मिस्टर अजीक। पर अजीक गंभीर भाव से मकबरे की ऊंची सीढ़ियां देख रहे थे। काले धुएं में कोई चीज़ धीरे धीरे नजर आने लगी। एक विशाल पंखों वाला सर्प जो संपूर्ण द्वीप पर कब्जा करने वाला प्रतीत होता था। उसके पंख गहरे हरे लगे काले शल्क जैसे थे। पंखों पर पीले तेल के दाग और उन पर पतली काल्पनिक काली नली सी संरचनाएं फैली हुई थीं। ये पंखों वाला सर्प एक ही साथ काल्पनिक और वास्तविक था। उसकी आंखों में पीली सफ़ेद ज्वाला जल रही थी और उसके चेहरे पर एक इंसानी चेहरा था, कांस्य त्वचा, सौम्य रेखाएं और दाहिने कान के नीचे एक छोटा काला तिल। यह अजीक का ही दूसरा रूप था। जब आजिक ने काले धुंध की गहराई में उस कुंडलित पंखों वाले नाग को देखा और उसके शीर्ष पर वही चेहरा देखा जो बिल्कुल उनका जैसा था, तो वह पहले तो चौंक उठे। फिर उनके माथे के कोने में ऐसा तेज दर्द उठा जैसे किसी ने उनकी कनपटी पर प्रहार कर दिया हो। सिर मानो फट गया हो। अत्यधिक पीड़ा के बीच उनके मन में बेतरतीब और चकित कर देने वाले दृश्य कौंधने लगे। एक पंखों वाला नाग जिसका चेहरा बिल्कुल उनका ही था, हर सबसे छोटे विवरण तक एक जैसा। एक शांत भूमि के ऊपर अनगिनत फीके शव बिखरे हुए, हवा में तैरते हुए हड्डियों के ढेर से बने बादल जो अलग अलग प्रजातियों के थे। जमीन से उभरते हुए काले मुंडे जिनके सिरों पर मरी हुई मछली जैसी आंखें टंगी थीं। एक पारदर्शी आत्मा शरीर जिसे जबरदस्ती उनके शरीर से खींचा जा रहा था। इन चमकीले दृश्यों के बाद ऊपर से 2 सफ़ेद जलती सी आंखें झांकी बुझने के कगार पर।
हवा में एक पीले तेल से सनी सफेद पंख लहरा रहा था, जिसने आज़िक की पारदर्शी आत्मा को दो हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्सा अचानक ऊपर उठा और हड्डियों के बादल में गायब हो गया। बाकी हिस्सा हवा में प्रकट हुए एक सुनहरे गहने से मिल गया। फीके सफेद लपटों के बीच वह फिर मांस और खून के शरीर में वापस बदल गया। ये दृश्य बार बार आज़िक के मस्तिष्क पर वज्र आघात सा कर रहा था, दर्द लगभग असहनीय। उन्होंने अपना हाथ सिर पर रखा और घुटने धीरे धीरे मुड़े, वे सीढ़ियों पर घुटने टेक आए। अंत में सब कुछ याद आया। उन्होंने समझ लिया कि वे बार बार मरते और पुनर्जन्म लेते क्यों रहते हैं, हर बार अपनी याद खो देते और फिर उसे फिर से हासिल करने के चक्र में क्यों फंसे रहते हैं। उनकी आत्मा पूरी नहीं थी। इसी तरह आज़िक को यह भी समझ आया कि काले धुंध के भीतर पंखों वाले नाग का चेहरा उनके जैसा ही क्यों था। वह वही था। वह दूसरा आज़िक अगस्त था, और यह सब मृत्यु के पतन से पहले की एक छिपी कोशिश थी। यह एक ऐसा रहस्य था कि कहीं आत्माएं जोड़ी जा सकती थीं तो विभाजित भी की जा सकती थीं। उसी समय पागल और शक्तिशाली मृत्यु ने शायद अपने परिणामों को पहले ही देख लिया था। इतनी आसानी से मरने को तैयार न होकर उसने चुपके से अपने बेटे बालाम साम्राज्य के मृत्यु कौंसल की आत्मा को विभाजित कर दिया। उसने आधा हिस्सा ले लिया और उसे किसी दूसरी वस्तु के साथ जोड़ दिया, आज़िक की आत्मा के साथ प्रतिस्थापन के रूप में। यह स्पष्ट नहीं था कि यह मृत्यु की जानबूझकर की गई व्यवस्था थी या न्यूमिनस एपिस्कोपेट की कृत्रिम मृत्यु परियोजना का अनपेक्षित परिणाम। शायद कृत्रिम मृत्यु से निकाली गई आधी आत्मा ने उस परियोजना के लक्ष्य मृत्यु मार्ग की विशिष्टता के साथ मिलकर कुछ सहज क्षमताएं दे दी। इससे उन उच्च क्रम के कॉप्स कलेक्टर बेयॉन्डरों पर असर पड़ने लगा था जिनकी उन्नति असफल रही थी। दूसरी तरफ हालांकि आधा प्रतिस्थापन था जिसने आत्मा को अधूरा होने से रोका। अधूरी आत्मा के कारण आज़िक की आत्मा एक अमर अनुक्रम चार की तरह बार बार मरकर लौटती रही, और उस सुनहरे गहने व दूसरे आधे से आने वाले आह्वान की वजह से आज़िक हर अवतार में एक नया जीवन शुरू करते धीरे धीरे बीते अवतारों की यादें लौट आतीं। पहले कृत्रिम मृत्यु कारण का पता लगाने की कोशिश करती रही, लेकिन यादों के अपने आप लौट आने से वे बार बार मृत्यु के नज़दीक पहुंचते रहे और गहरी जांच कभी कर नहीं पाए। साथ ही न्यूमिनस एपिस्कोपेट की कृत्रिम मृत्यु परियोजना तो पिछले कुछ शताब्दियों में ही शुरू हुई थी, सफलता हाल ही में मिली थी, इसलिए उन पास कभी ठोस जवाब नहीं पहुंचा। हा। किसी क्षण आज़िक के हाथ सिर से हट गए। वे सीढ़ियों पर रखे थे क्योंकि उनकी गला एक असाधारण मानवीय न लगने वाली आवाज निकाल रहा था। माथे से पसीने की बूंदें गिरी और पत्थर पर फैलकर एक पीले तेल की परत बन गईं। वहां से घने सफेद पंख हो गए। उसी समय उन्होंने अपनी आत्मा के दूसरे हिस्से का आह्वान महसूस किया और उसकी इच्छा भी। दो स्वयं जो हजारों वर्षों से अलग रहे थे फिर से एक होने के लिए लालायित थे। नहीं, आज़िक ने दर्द से फुसफुसाते हुए कहा, न सिर उठाना न दाहिना हाथ बढ़ाना चाहते हुए। उन्होंने सब कुछ स्पष्ट रूप से देख लिया था। पंखों वाले नाग के रूप में उनके पास कोई कारण नहीं था, उसमें ठंडी पागलपन और भयावहता थी। अगर वे फिर उसके साथ एक हो गए तो शायद वे फिर से मृत्यु कौंसल के रूप में बहाल हो जाते। हो सकता है वे नकली मृत्यु बन जाते जिनके पास केवल देवत्व हो और शून्य मानवता। नहीं, आज़िक का वही शब्द फिर निकला, अनचाहे। उन्होंने गर्दन जरा जरा हिलाई, पिचकाले शल्क दिखाई देने लगे। माथे पर कुछ जीता जागता बाहर आया। उनका माथा फट गया और एक खूनी खुली जगह दिखाई दी। वहां से एक सुनहरी किरण निकली और मांस के भीतर आकार लेने लगी। ये प्राचीन सोने का गहना एक लंबी पतली पक्षी के आकार का था। फीके सफेद लपटें उसके चारों ओर पंखों की तरह फैल रही थीं। इसकी कान से जैसी आंखों के भीतर झिलमिलाती परतें थीं जो किसी रहस्यमय अस्पष्ट दरवाजे का आभास दे रही थीं। जैसे ही यह प्रकट हुआ, आज़िक ने दर्द से गुर्राहट की। उन्होंने सिर पूरा उठा लिया और उनकी आंखों से, जिन्होंने बहुत कुछ देख लिया था, दो फीके सफेद लपट निकलीं। काले धुंध की गहराई में अस्पष्ट परंतु वास्तविक पंखों वाला नाग अपने शरीर को सीधा कर रहा था। उसने अपना सिर निकाला। दो समान चेहरे चुपचाप एक दूसरे की ओर देख रहे थे। चार फीके सफेद लपट उछले। आज़िक हाथ जमीन पर रखे एक विकृत अभिव्यक्ति लिए संघर्ष करते हुए खड़े हुए। धीरे धीरे वे उस पंखों वाले नाग की ओर चले जिन्हें कृत्रिम मृत्यु कहा जाता था। जैसे ही वे करीब पहुंचे, पूरा मकबरा थर्रा उठा। आसपास का वातावरण पारदर्शी हो गया। अनगिनत कंकाल और छायाओं वाली एक दूसरी दुनिया प्रतिबिंबित होने लगी। खूनी बाहें, शिशुओं जैसे चेहरे वाली नीले काले बैलें, मरी हुई मछली जैसी आंखें, दो पंक्तियों में नुकीले दांत, ये रचनाएं वास्तविकता और अस्पष्टता के बीच की सीमा को चीर रही थीं। फिर भी वे सीधे जमीन से चिपके रहे और हिलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। पूर्वी बालाम, कोलेन शहर। डेली सिमोन, जो अगले लक्ष्य की तरफ जा रही थी, अचानक रुककर माथा पकड़ बैठी। क्या हुआ? रेड ग्लव्स टीम के कप्तान सोएस्ट ने हैरानी से पूछा। डेली ने हल्का सा माथा चढ़ाते हुए कहा, मैं अजीब आवाज़ें सुन रही हूँ, किसी अनजान जगह से पुकार आ रही है। मुझे जमीन पर घुटने टेकने की इच्छा भी हो रही है। क्या बाकी लोग भी सुन रहे हैं?
सोएस्ट ने सतर्कतापूर्वक पूछा। लियोनार्ड मिशेल ने सिर हिलाया और उनके दिमाग में एक बूढ़ी सी आवाज़ बजी, बरसिक्सी की ओर देखो। लियोनार्ड अनायास ही मुड़ा और बरसिक्सी की दूर दराज दिशा में बंदरगाह की ओर देखा। वहां व्यापक शुद्ध काला अंधेरा था। कोई तेज हवा, लहरें, काले बादल, बिजली या बारिश नहीं थी, बस एक खाली गहरा काला विस्तार। हालांकि क्लेन की आंखें बंद थीं, उनकी तीव्र आध्यात्मिक धारणा ने उन्हें चारों ओर की जानकारी दे दी। दर्द भरी फुसफुसाहटें और चीखें, जो श्री आजिक जैसी लग रही थीं, ने उन पर मुरझापन और मृत्यु की गंध जैसा प्रभाव छोड़ दिया। क्या हो रहा है? क्लेन का मन तेजी से दौड़ा। उनकी आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि ने बताया कि आगे जो होने वाला है, उसे देखना वे नहीं चाहते थे। वह ये भी नहीं समझ पा रहे थे कि वे क्या कर सकते हैं। वह श्री आजिक की वर्तमान दशा को देखने की हिम्मत ही नहीं कर पा रहे थे। ये सिर्फ साहस का सवाल नहीं था, ये जीवन व्यवस्था की भारी छेड़छाड़ थी, एक अगम्य खाए। अचानक असहायता की तीव्र भावना आई। फिर भी वे हार नहीं माने। उन्होंने जोर लगाकर अपनी जेब छानी और कुछ उपयोगी निकालने की कोशिश की। क्रीपिंग हंगर, नहीं, बेकार होगा। डेथ नेल, और भी बुरा, ग्रोसेलेस ट्रैवल्स। मैं उसे साथ नहीं लाया। नहीं, मैं ब्लैक एम्परर कार्ड और टाइरेंट कार्ड लाया। फिर उन्हें याद आया, फेथ साइफन चार्म। वे खुशी से चमके, योजना बन गई थी। उनका इरादा था फेथ साइफन चार्म से अस्थायी रूप से अपनी नियति श्री आजिक के स्थान पर खींच लेना, कृत्रिम मृत्यु के प्रभाव को अपने ऊपर ले लेना। कम से कम फिर मैं पुनर्जीवित होने का मौका पा सकूंगा। क्लेन ने अपने दाहिने हाथ को जेब में डाला, पर फिर उनकी कार्रवाई अटक गई। उनका हाथ कुछ उठकर फिर उसी जगह लौट आया, जैसे अचानक वे पत्थर की मूर्ति बन गए हों। होंठ कान पे, अभिव्यक्ति विकृत हुई। फिर उन्होंने दाहिना हाथ हिलाया और जेब से एक काला क्रिस्टल सा कार्ड चांप निकाल लिया। उसी वक्त आजिक विशाल पंखों वाले नाग के पास पहुंच रहे थे। उनके कदम तेज थे, जैसे वे अपने सिंहासन की ओर लौट रहे हों, पर उनकी आंखों में अभी भी पीड़ा थी और उनका चेहरा विकृत था। नहीं, आजिक फिर फुसफुसाए। जहां भी उनकी त्वचा खुली थी, पीले तेल की परत से सनी सफेद पंखपिच काले शल्कों के बीच उभर रहे थे। एक तीव्र चीख और इच्छा ने उन्हें अपने आप पर से नियंत्रण छीनने पर मजबूर कर दिया। वे उड़ने लगे, उस विशाल पंखों वाले नाग की ओर छलांग लगाने को। फीके सफेद लपटें उनके माथे पर पक्षी के आकार के गहने से फैलकर उनके शरीर तक पहुंच गईं। क्लेन की आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि ने चेतावनी दी। वे बोले, प्राचीन हर्मेस में एक शब्द कहा, नियति। जब वे चाम इस्तेमाल करने ही वाले थे, अचानक सब कुछ शांत हो गया, एकदम सन्नाटे जैसा। फिर किसी पतली गोरी महिला की हथेली कहीं से प्रकट हुई और आजिक के माथे पर सोने के पक्षी आकृति गहने पर दबा दी गई। एक आकृति आजिक और पंखों वाले नाग के बीच मूर्त हो गई, दोनों को मिलने से रोकने के लिए। उस बाहरी बल के कारण आजिक ने अंततः अपनी अनियंत्रित इच्छा रोक ली। उनकी आंखों में फीके सफेद लपटें हवा में तैरती आकृति को प्रतिबिंब कर रही थीं। उस महिला की उपस्थिति ने मकबरे के भीतर के अजीब घटनाओं से क्लेन को अनजान छोड़ दिया। वे नहीं समझ पा रहे थे कि यह अच्छा है या बुरा। इसलिए भले ही उन्होंने सक्रियण मंत्र बोल लिया था, फेथ साइफन चार्म का प्रयोग करने की हिम्मत नहीं की। वे डर रहे थे कि इससे और बदतर हो सकता है। सेकंड बीतते गए, समय सूंधा सा धीमा लगने लगा। फिर आजिक ने बोला, यह आप ही हैं। फिर महिला की एक निर्विकार आवाज आई, आपके पास 3 विकल्प हैं। पहला, पूर्णता की खोज जारी रखें, सालिंजर को आपके शरीर में पुनर्जीवित होने दें। दूसरा, मेरी मदद से वह आधी आत्मा निकालवाएं ताकि आप उसे अपने साथ ले जा सकें। आप बाद में उसे वापस जोड़ने का तरीका सोचेंगे, इससे आप अपने मूल रूप में लौट आएंगे। बार बार मरना और जागना बंद हो जाएगा, पर यह वर्तमान आप नहीं होंगे। आपके पिछले अवतार सपनों में बदल जाएंगे। तीसरा, सब छोड़कर चले जाएं। आप वर्तमान स्तर पर ठहर कर रह जाएंगे। आप आगे नहीं बढ़ेंगे। आप बार बार मरते रहेंगे, बिना यादों के जागेंगे और हर बार अपने अतीत की तलाश करते रहेंगे। क्लेन चौंक गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि मकबरे की गहराई में कोई और व्यक्ति होगा, और वह पूर्ण अधिकार वाली लगती थी। उसने आजिक को विकल्प दिए, जो कि उनकी जिंदगी का निर्णय था। पहला विकल्प तुरंत नकार दिया जाना चाहिए था। दूसरा और तीसरा, दोनों में समस्याएं थीं। पहला उन्हें वर्तमान स्वयं नहीं बनाएगा, वे किसी अजनबी बन जाएंगे। तीसरा, अनंत अमर दंड जैसा है। अगर वे अपने आप पर भरोसा रखते और अपने पिछले अवतारों को एक लंगर मानते, तो दूसरा विकल्प संभवतः स्वीकार्य था, पर यह आधी आत्मा काट कर रखना और भविष्य के अनिश्चित परिणाम के साथ है। लंगर समस्या का हल नहीं हो सकता। विचार क्लेन के मन में उठे। वे हैरान, उत्सुक और उलझन में थे। यह आजिक की जिंदगी थी, कोई और निर्णय नहीं ले सकता था। क्लेन ने जो कहना था कह दिया और फिर तमन्ना के साथ वहां खड़े रहे, श्री आजिक के उत्तर का इंतजार करते हुए। आजिक ने बिना ज्यादा कहे उस टोपीधारी महिला की ओर देखा। उनकी आंखों में फीके सफेद लपटें झिलमिला रही थीं। पंखों वाले नाग ने एक नकारात्मक पहल का एहसास कर लिया। उसने जोर से अपना पूंछ घुमाई, सिर झटका और मुंह खोला। गहरे लाल मांस और दांत दिखाई दिए,
पीले तेल की दाग वाली जीभ निकली और उसने काला हरा कीचड़ थूका जैसे आजिक को निगलने को तैयार हो। पर उसके सब प्रयास असफल रहे, ऐसा लग रहा था कि वह दूसरी दुनिया में ही रहती थी। चुप्पी में आजिक ने अपना दाहिना हाथ उठाया और कनपटियां मलीं। शांति से हंसते हुए बोले, शायद मैं अपने वर्तमान जीवन की आदत डाल चुका हूं। मैं तीसरा विकल्प चुनता हूं। जैसे ही उन्होंने कहा, टोपीधारी महिला ने मुट्ठी से सोने के पक्षी गहने को कसकर पकड़ा और पीछे की ओर खींचते हुए आजिक के माथे के अंतराल से वह प्राचीन वस्तु निकाल ली। आजिक का चेहरा फिर विकृत हुआ, अकल्पनीय पीड़ा होती रही। उनका खून और मांस मानो उनकी आत्मा से रिस रहे हों, पारदर्शी आत्मा बनकर बहने लगे। उस पारदर्शी आत्मा का एक हिस्सा सुनहरी धारा बनकर पक्षी गहने में समा गया, दूसरा हिस्सा शरीर में लौट आया, मांस और खून के साथ विलीन हो गया। आजिक की आंखों की फीके लपटें बुझ गईं, उनके शरीर पर सफेद पंख और पिचकाले शल्क लौट आए। उनकी विकृति कम हो गई, वे अब उतने हिंसक नहीं दिख रहे थे। पर माथे पर मौजूद खुलापन अब भी संवेदनशील था, स्पष्ट था कि वे गहरे दर्द से गुजर रहे थे। आपकी मदद के लिए धन्यवाद, उन्होंने टोपीधारी महिला की ओर झुककर कहा। वह मुड़ी और ऊपर की ओर तैरती हुई क्रेन के पास आए। अब आप आंखें खोल सकते हैं, आजिक ने थके स्वर में मुस्कुराते हुए कहा। क्लेन तुरंत आंखें खोले और आजिक को देखा। पागलपन या नियंत्रण का कोई संकेत न देखकर वे राहत से भर गए। मकबरे की गहराई की ओर उन्होंने निगाह डाली। काला धुंध अब भी फैला हुआ था, सब कुछ ढक रहा था। वह कौन थी? उन्होंने बिना टिक्के पूछ लिया। आजिक हंसे और कंधा सहलाकर बोले, भले ही मैं आपको बताना चाहूं, आप तब तक सुन नहीं पाएंगे जब तक वह आपको जानने न दे। क्लेन ने अनजाने में अपनी दो कठपुतलियों के कंधों को पकड़ा। उनके चारों ओर रंग फिर से संतृप्त हुए। दो आदमी और दो कठपुतलियां आत्मा दुनिया से गुजरकर बरसिक सी के अनुरूप, और वे कोलेन शहर के क्लेन के सराय में वापस आ गए। आजिक ने माथे पर हाथ रखा और धीरे मुस्कुराए, मुझे ठीक होने के लिए लंबा सोना पड़ेगा। अगर आपके कोई प्रश्न हो तो आप आत्मा दुनिया के 7 लाइट से संपर्क कर सकते हैं। आपको संबंधित अनुष्ठान के बारे में पता होना चाहिए। श्री आजिक, क्या आप ठीक हैं? क्लेन ने चिंता भरे स्वर में पूछा और तुरंत खुद को फटकारा। वे सोचने लगे, आधी आत्मा हमेशा के लिए खो देने के बाद भी वे ठीक कैसे हो पाएंगे? आजिक ने हंसते हुए कहा, कोई बड़ी बात नहीं। मैं सिर्फ अपनी पिछली स्थिति बनाए रखूंगा, जिससे मुझे अपनी मृत्यु का पूर्वाभास रहे और मैं सब कुछ व्यवस्थित कर सकूं, अपने मूल जीवन से रिश्ता तोड़ सकूं। मैं सब भूल जाऊंगा और फिर अपने अतीत की तलाश में फिर से जागूंगा। फिर भी कम से कम आप वहां हैं, कोई जो मेरे अतीत को जानता है। अगर मैं भूल जाऊं तो आपका पत्र मुझे बहुत कुछ याद दिला सकता है। वे रुके और आंखों में अजीब मुस्कान लिए बोले, सोना भी बुरा नहीं है। कम से कम मैंने सपने देखे होंगे, सपनों में मैं जिंदगी के उन लम्हों को जीऊंगा जो कभी हुए थे। इतना कहकर आजिक ने तांबे की सिटी फेंकी और मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पत्र लिखना याद रखना, पर उससे पहले मैं जागने से पहले उत्तर नहीं दूंगा। जैसे ही क्लेन ने वह जटिल तांबे की सिटी उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, आजिक गायब हो गए, उनका ठिकाना अज्ञात रह गया। कुछ देर सुन्न होकर देखने के बाद क्लेन ने एक गहरी सांस ली। कोलेन शहर से बाहर निकलने के लिए कभी कभी ऊपर की ओर सर्पिल रास्ता लिया जाना होता था। कई मार्गों के बाद कोई शहर के शिखर पर पहुंचता, फिर पर्वत से नीचे उतरकर मैदान में आता। इसी समय सोएस्ट की अगुवाई वाली रेड ग्लव्स टीम शिखर पर एक चौक पर खड़ी थी, असामान्य बरसिक सी को नीचे देखती हुई। डेली सिमोन, जो अपना माथा दबाए बैठी थी, अचानक हाथ नीचे कर बोली, थोड़ी हैरानी में, सब कुछ सामान्य हो गया है। अब कोई समस्या नहीं है? सामान्य? लियोनार्ड ने चकित होकर पूछा। बरसिक सी की असामान्यता अचानक समाप्त कैसे हो गई, ये तो मुश्किल था समझना। शायद ये रुक रुक कर हो रहा है, सोएस्ट ने हिचकिचाते हुए अनुमान लगाया। डेली कुछ कहने ही वाली थी कि सभी की आध्यात्मिक धारणा फिर सक्रिय हुई और एक बार फिर बरसिक सी की ओर देखने पर कालेपन में चमकते तारे जल उठे। ब्याकलुंड सेंट सैमुएल कैथेड्रल के नीचे आर्कबिशप एंथनी स्टीवेंसन को समुद्र से एक आपात तार मिला। संदेश सरल पर चौंकाने वाला था। गेहरमन स्पैरो प्रकट हुआ है। वह ब्लैक ट्यूलिप पर एक अन्य व्यक्ति के साथ सवार था। उसने लुडवेल को कठपुतली बना दिया और उस व्यक्ति को लेकर चला गया जिसे लुडवेल ने मृत्यु कौंसल कहा। ये नाम सुनकर सेंट एंथनी मौन हुए। उनकी आंखें बंद हुईं और सील्ड आर्टिफैक्ट 0-17 की जानकारी उनके मन में आई। नंबर 17, नाम एंजल ऑफ कंसीलमेंट, खतरा ग्रेड 0, अत्यधिक खतरनाक, सर्वोच्च महत्व और गोपनीयता, इसके बारे में पूछताछ, प्रसार या वर्णन वर्जित, सुरक्षा पहुंच, पोप, टीम ए के शोधकर्ता और बैकलुंड डायोसिस के आर्कबिशप। सील विधि, सील 1-29 और 1-80 के संयोजन। विवरण, यह कोई वस्तु नहीं है। चेतावनी, वह इस्तेमाल नहीं की जा सकती। परिशिष्ट, इससे जुड़ी और ऐतिहासिक जानकारी गुम है। कोलेन शहर सराय के अंदर क्लेन आराम कुर्सी पर बैठे थे। विजेता एंजो से नींबू वाली काली चाय लेते हुए उनके पास एडमिरल हेल लुडवेल खड़ा था, चांदी का मुखौटा पहने और कमर पर रैपियर लिए हुए, एक वफादार रक्षक जैसा दिखता हुआ।
क्लेन अब पूरी तरह शांत थे और मृत्यु के मकबरे में हुई घटनाओं का विश्लेषण कर रहे थे। जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींच रही थी वह अस्तित्व जिसने श्री आजिक को मुश्किल समय में निकाला और उन्हें 3 विकल्प दिए थे। पहला, एक महिला की आवाज। दूसरा, ये कार्य निश्चित रूप से उसकी भलाई के अनुकूल था, वरना इतना दूर से कोई मदद कैसे आती। तीसरा, मकबरा तो मृत्यु की दैवीय शक्ति का उत्पाद था और दरवाजा बिना चाबी के खोलना मुश्किल, तो किसी का वहां आना असंभव लगता था। सालिंजर कौन था? क्यों आजिक के शरीर में वह पुनर्जीवित हो? क्या वह मृत्यु है जिसने पेल डिजास्टर को जन्म दिया? शायद आजिक का पिता या दादा। उसने अपनी मृत्यु के परिणाम पहले ही देख लिए थे, शायद इसलिए उसने शरीर में बीज छोड़ दिया था। क्लेन ने सोचा और एक सिद्धांत पर पहुंचे, हो सकता है वह देवी थी। 7 रूढ़िवादी देवताओं में से एक, पेलेरा की विजेताओं में, जिसके पास मृत्यु को उसके नाम से संबोधित करने का अधिकार हो सकता है। और जिस क्षण किसी असामान्य घटनाक्रम ने संकेत दिया, जैसे कि मृत्यु के खजाने में दाखिल होना, वह अपने चिन्ह के आधार पर इसे महसूस कर लेती। शायद इसलिए वह इतनी दूर आकर मदद कर सकी। क्लेन ने अपनी छाती पर दक्षिणावर्त 4 स्थान टैप किए और क्रिम्सन चंद्रमा का चिन्ह बनाकर फुसफुसाए, लेडी की प्रशंसा करो। वह इस देवता को आदर के साथ देख रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि चून की देवता ने उन्हें चिन्हित किया था। नियंत्रण की दृष्टि से यह स्वीकार्य था, पर अपनी रक्षा छोड़ने का सवाल था, इसलिए उन्हें सतर्क रहना था। और यह सोचकर कि वे संभवतः एवरनाइट के धन्य माने जा सकते हैं, क्लेन ने संतुलन बनाए रखने का निर्णय लिया। किसी एक बाहरी शक्ति पर उम्मीद नहीं टिकी। उनके मन में लुडवेल का चांदी का मुखौटा भी कौतूहल पैदा कर रहा था, पर वह उसे शहर छोड़कर जंगल में किसी निर्जन स्थान पर उतार कर जांचना चाहते थे। लुडवेल के बारे में क्लेन ने अब ठोस चीजें जान ली थी। उसका अनुक्रम 5 गैकी पर था, मृत्यु मार्ग से संबंधित। अनुक्रम 9 कॉप्स कलेक्टर था, उन्हें मृत बुद्धिहीन आत्माओं से बचने के गुण मिले। अनुक्रम 8 ग्रेवडिगर बनकर उनकी आत्मा दृष्टि बढ़ी। अनुक्रम 7 स्पिरिट मीडियम बनते ही वे आत्माओं के साथ सीधे संवाद कर सकते थे। अनुक्रम 6 और 5 ने और उन्नति दी और हर अनुक्रम के साथ बियॉन्डर की क्षमता व्यापक हुई। अगर आजिक की तांबे की सिटी ने कॉप्स कलेक्टर मार्ग की आत्माओं पर कंट्रोल का नेचुरल असर न दिखाया होता, तो शायद क्लेन लुडवेल से न निपट पाता। और अब भी उन्होंने लुडवेल से निपटने के लिए बहुत सतर्क रहना था। भविष्य में इन जांगविल से बदला लेने पर भी ध्यान रखना आवश्यक था। क्लेन ने चाय का एक घूंट लिया। लुडवेल का हथियार हैरिस रैपियर दक्षिणी महाद्वीप के प्राचीन राजकुमार का उत्पत्ति था। वह किसी अनुक्रम या मार्ग से सीधे मेल नहीं खाता। यह उत्तरी राजा ओलिसन के समान था, विनाशकारी ताकत। लुडवेल के पास एक और कीमती वस्तु थी, उनकी मृत्यु रिंग पर वह आजिक के पास चली गई थी। चांदी के मुखौटे की असली प्रकृति पर क्लेन के पास अभी अध्ययन करने का वक्त था। क्लेन पैसे में ज्यादा रुचि नहीं रखते थे, पर वे जल्द ही कोलिन छोड़ना और अपनी जांच पूरी करने के लिए डेनिट्स की ओर जाने की योजना बना रहे थे। बैकलुंड, चेरवुड बोरो, फोर्स। दोपहर की झपकी से जगी सपना था। एक अंतहीन धूसर श्वेत धुंध और मिस्टर मून प्रार्थना में सिर झुकाकर बोले, डेलायर 1 के बीच एक परित्यक्त प्राचीन महल है। वहां कम से कम 2 प्राचीन रूप और अन्य मृत आत्माएं हैं। निर्देशांक हैं। उन्हें स्क्राइब की मुख्य सामग्री का पता चला, 300 पाउंड की जानकारी। फोर्स खुश हुई और उन्होंने मिस्टर फूल से अपने संदेश के लिए चांदी का वादा किया कि वह जल्द ही भुगतान करेगी। वो उठी, पहली मंजिल पर गईं और तैयारी करने के लिए योजना बनाई कि वह कब उस परित्यक्त महल की खोज पर जाएं। लेमानोस ट्रैवल्स अभी किराए पर न लेने के बारे में सोचकर वे कुछ विकल्प पर विचार कर रही थीं, पर जियो को साथ लेना पड़ेगा क्योंकि वहां कई मृत आत्माएं थीं और जोखिम अधिक था। वही मेलबॉक्स की आवाज और पत्रों की एक गठरी। जियो ने डेजी पाई लाया और बताया कि उसने पर्याप्त अंक जमा कर लिए हैं, जल्द ही इंटरोगेटर पोर्शन फॉर्मूला के लिए। फोर्स ने जश्न मनाने की पेशकश की, पर जियो ने कहा शराब पीना बुरा है और गन से वह घृणा करती थी। फोर्स ने मेल बॉक्स देखा। कुछ पत्र प्रित्साहब से आए थे। एक उनके शिक्षक डोरियन ग्रे अब्राहम का था। उसमें लिखा था, कैल्डेरॉन सिटी आत्मा दुनिया की गहराई में एक खतरा है। एक अर्ध देवता अंदर गया और वापस नहीं आया। मिस्टर वर्ल्ड का लक्ष्य इतना खतरनाक आत्मा शहर होना। फोर्स की धड़कन तेज हुई। रेड ग्लव्स टीम ने अगले पूर्वी बालाम शहर में स्थानीय नाइटहॉक्स के साथ मुलाकात की और आधे दिन की छुट्टी दी गई। ऑपरेशन के लिए वे तैयार होने वाले थे। न्यूमिनस एपिस्कोपेट के गुप्त सभा स्थल पर हमला, कृत्रिम मृत्यु परियोजना की और जानकारी जुटाने हेतु। उसी समय लियोनार्ड और डेली को तार मिला। गेहरमन स्पैरो फिर प्रकट हुआ। वह ब्लैक ट्यूलिप पर सवार होकर आया। उसने एडमिरल हेल लुडवेल को कठपुतली बना दिया। रेड ग्लव्स में चौंक की लहर दौड़ पड़ी। एडमिरल हेल को कठपुतली बनाना, और वह भी बिना किसी लड़ाई के, यह संकेत था कि कुछ बहुत गंभीर चल रहा है। लियोनार्ड के मन में पुराने दोस्त क्लेन मोरेटी का चित्र आया और उनकी धारणा ने उन्हें एक कनेक्शन सुझाया, क्लेन और मृत्यु कार्ड का संबंध। शायद यही वजह है कि क्लेन बार बार मरकर लौट पाता है, उसकी आत्मा का जुड़ा होना और किसी गुप्त संगठन से उसका संबंध।
हडेड और हुड वाले हैंडमैन अल्जर और एडमिरल ऑफ स्टॉस कैटलिया से मिले। सूचना के आदान प्रदान से पता चला कि गेहरमन स्पैरो ने एडमिरल हेल को बिना प्रतिरोध के कठपुतली बना दिया और यह उसकी शक्तियों की गहरी छवि दिखा रहा था। अल्जर ने याद किया वेस एडमिरल हरिकेन किलानगोस की भयानक हालत, मांस सड़ रहा था, आंखें बाहर निकल चुकी थीं, संकेत मिला कि मृत्यु डोमेन के किसी शक्तिशाली बल का काम था। अल्जर का अंदाजा था कि यह कोई अनुक्रम 3 या 4 बियॉन्डर कर सकता है, यानी एक संत स्तर का, और मिस्टर फूल के पास एक मृत्यु देवदूत जैसा धन्य है। इस तरह की ताकत का असर बड़ी चिंताजनक था। आल्जर और कैटलिया ने रात में ऑपरेशन की योजना बनाई। 7 से 8 बजे के बीच। क्यों ये समय? अल्जर ने पूछा। कैटलिया ने मुस्कुराया, क्योंकि यह उनके रात के खाने का समय होगा और वे मशरूम खाएंगे। शब्दों के पीछे जो संकेत थे वे गहरे थे और अल्जर ने उपपाठ पढ़ने से बचने की कोशिश की। पूर्वी बालाम के हरियले जंगल में क्लेन ने मुख्य मार्ग से इरादतन परहेज किया और निर्जन क्षेत्र में जाकर लुडवेल का मुखौटा उतारने की तैयारी की। यह उनकी जिज्ञासा थी और सुरक्षात्मक कदम भी। यदि मुखौटा खतरा था तो सामने आ जाने पर वे जोखिम उठाना नहीं चाहते थे। उन्होंने रेडियो ट्रांसीवर से अरोड्स को बुलाया, जादुई दर्पण की सहायता से। जैसे ही ट्रांसीवर प्रकट हुआ, जंगल का वातावरण उदास सा हो गया। आध्यात्मिक दुनिया और वास्तविक दुनिया की दहलीज पर पहुंच गई शांति में। टेपिंग हुई और अस्पष्ट सफेद कागज से आवाज आई, महागुरु, आपका विनम्र सेवक अरोड्स आपके बुलावे का जवाब देने आया है। यहाँ अस्थायी रूप से कोई खतरा नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे? क्लेन ने चुपके से कहा, कैल्डेरॉन सिटी के बारे में क्या जानते हो? अरोड्स ने धीमे क्लिकों के बीच बताया, मैं शहर की सटीक स्थिति नहीं देख सकता, पर एक संत पहले वहां मरा है। कुछ देवदूत, यात्री और आत्मा रचनाएं भी वहां गई थीं और सहजता से बाहर आए, पर अधिक कोई जानकारी नहीं मिली। पूर्व नाम सिटी ऑफ द डेड था। यह प्राचीन देवी फीनिक्स एंसेस्टर ग्रेगरेस की स्थलीय दिव्य राजधानी थी। जब उसने अंडरवर्ल्ड खोला, उसका राज्य वहां चला गया और शहर धीरे धीरे उसके वंशजों व विश्वासियों के पवित्र स्थान बन गया। ग्रेगरेस के प्राचीन सूर्य देव द्वारा शहर को उखाड़े जाने और आत्मा दुनिया में फेंके जाने के बाद कोई निवासी बाहर नहीं आया। नाम कैल्डेरॉन अब्राहम परिवार के देवदूत का है। मृतकों की भाषा में इसका अर्थ है अज्ञात आत्मा। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर देना और नोवेल एडिट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।